जी। नमस्कार। मैं मैथिली शरण जी गुप्त, जी राष्ट्रीय नमस्कार। अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत एंड फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश। आज इस सेशन नहीं, में बहुत स्लो है, बहुत आवाज बहुत मिस्टर स्लो एस है। एक डी मिनट एक विजयन मिनट का होल्ड कीजिएगा जरा। स्वागत करता हूं। और मिस्टर विजयन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना परिचय दें, जिससे ऑडियंस को उनके बारे में कुछ मालूम पड़े। मुझे लग रहा है कि जी मिस्टर जी। विजयन के एंड पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तब तक मैं थोड़ा सा जो है ना डॉक्टर विजयन का जो है परिचय देने की कोशिश करता हूँ। ही इज ए पर्सनालिटी हु इज काउंटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज विश्व गुरु। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। और मैं चाहूंगा कि मिस्टर एस डी विजयन स्वयं अपना परिचय दें, जिससे आप उनको उन्हीं की भाषा में उनके ही तरह से जान पाए। मिस्टर एस डी विजयन। मेरी आवाज आपको क्लियर? एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। जी जी। शायद मेरे यहाँ कुछ अभी इशू रहता है थोड़ा सा। अभी भी आ रही क्या? आपकी आपकी ठीक है। आवाज आ रही है, प्लीज। ओके। हाँ, मेरा नाम एस डी विजन है। मेनली मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ, और हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है पानी के ऊपर जिससे हमको ऐसा लगता है कि हम इस प्लेनेट को रिवाइव कर सकते हैं, वापस ठीक कर सकते हैं। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। हम अगर हवा में से भी ऑक्सीजन निकाल वो पानी का कंटेंट निकाल दें तो हवा भी हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो एक तो हम पानी पर काम कर रहे हैं। दूसरा विषय हमारा है कि हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं। शिक्षा में जो हमारा विषय है वो है वैदिक साइंस, जिसको हम दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और वेद जिसको हम लोग कहते हैं कि इज देयर एनी साइंस इन वेदास, ऐसा हम लोग अक्सर पूछते हैं। साइंस एंड वेदास, इज देयर एनी साइंस इन वेदास? तो हमारा ये मानना है कि साइंस जो है, वेद जो है, वो पूर्णतः सिर्फ साइंस ही हैं। तो उस पर हमारे एक साथी है, उन्होंने लगभग 25 वर्ष काम किया, और उन्होंने वेदों पुरानी जितनी ग्रामर है, व्याकरण है, उनको लेकर के एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा लिंग्वा मैथ, मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। और उसके माध्यम से जब वेद को डिकोड किया गया तो नो ट्रांसलेशन, नो इंटरप्रिटेशन, सिंपली डिकोडिंग। यानी हमारा जितना भी पुराना साहित्य है वो एक कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है, हम ये उसको कह सकते हैं। और बहुत ही समृद्ध विज्ञान है। तो उसके माध्यम से जब हम वेद को पढ़ते हैं या डिकोड करते हैं तो ये पाते हैं कि जो वेद है वो पूर्णतः सिर्फ साइंस की थ्योरम्स हैं, वहां पर मैथ्स के फार्मूलास हैं। तो उसको हम लोग अभी भारत में प्रॉपरली एस्टेब्लिश करके उसको हम यूजीसी के माध्यम से कोर्स में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। वो वैदिक साइंस के माध्यम से हम पश्चिम के ज्ञान को पूरा एक तरफ अगर कर दें तो उसका पूरा पूरा रिप्लेसमेंट है। और हम सिर्फ वेद से ही अपने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बना सकते हैं, हर प्रकार के। और पश्चिम का ज्ञान हमको ये छूट नहीं देता है, ये फ्रीडम नहीं देता है। उसमें अगर हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट को टच करेगा, ब्रेन को नहीं छुएगा। ब्रेन वाला स्टमक में नहीं आएगा, स्टमक वाला आर्थो में नहीं जाएगा। और वेद का जो हमारा स्टूडेंट है या स्कॉलर है, उसको ये फ्रीडम है कि वो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को टच कर सके विद द मास्टरी। पूर्ण अधिकार के साथ वो उसमें दखल दे सकता है और अपना काम कर सकता है। वेद की जो साइंस है वो इतनी रिच साइंस है, यानी पश्चिम का जो अभी तक का ज्ञान है उसका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। सुकरात ने कहा था कि उसको ज्ञान कहीं पूर्व से मिला। आर्किमिडीज का कहना है कहीं पूर्व से मिला। वो पूर्व कौन सा है, वो पूर्व कौन सा है? वो ईस्ट से आया, यानी वो भारत कह सकते हैं उसे। और न्यूटन के तीनों जो सूत्र हैं वो वेद के एक, न्यूटन के तीनों फॉर्मूला वेद के एक ही सूत्र में पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि हमसे कहीं उन्होंने हमसे ही लिया, लेकिन प्रूव नहीं करने के लिए हमारे पास अभी
पर्याप्त विषय नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं, लेकिन वो इतनी सिमिलैरिटी कि ऐसा लगता है कि सब हम ही से लिया गया पूरा ज्ञान। तो नहीं, हम डॉक्टर डॉक्टर विजयन, आप पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि जी, वो जो फार्मूले हैं, जो मंत्र है, वो किस ऋषि जी, ने कहा है, ये भी मैं अभी किसी उसमें पढ़ रहा था। तो जी, वो मंत्र जो है वो किसी ऋषि के द्वारा कहे गए हैं। जी, और जी, जी, जो साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन है, वो शब्दशः जी। उन्होंने वही बात कही है जो ऋषि के मंत्र में लिखी हुई है। हाँ, वही मैं कह तो रहा हूँ ना। तो कायदे से हमको चाहिए, और चूंकि जी, उन्होंने कहा भी है कि ईश से आया है और हमारे जी, ऋषि के मंत्र में ऑलरेडी वो चीज लिखी हुई है, तो ये समय आ गया है कि हम जो है, यह जो है क्रेडिट फिर से जो है वो ऋषि के को वापस दें। तो उससे जो है वैदिक ज्ञान को एक कहना चाहिए कि एक प्रतिष्ठा मिलेगी, और वो चीज भी ठीक रहेगी, जिससे कि कहना चाहिए कि जो वैदिक ज्ञान है और जो आपने वो भाषा डेवलप की है, उसको हम कैसे जो है ना जन सामान्य तक ले जाएं, और इसके पहले की चीज विलोपित हो, वो वैदिक जो है ना भाषा के ज्ञान का प्रचार प्रसार हम कैसे करें, इसके बारे में भी हमें कहीं सोचना चाहिए। कल आप मुझे बता रहे थे कि भारत के जो स्थान हैं वो 7 कुंडलियों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये भी बताया था कि अयोध्या का अलग महत्व है। फिर आपने 108 जो है उन चीजों को कहा था। तो जरा एक बार उनको बड़े विस्तार से समझाइए और धैर्य के साथ समझाइए, जिससे कि अधिकांश लोग उस बात को समझ सकें और उसका उनको फायदा मिल सके, और कैसे जो है इस वैदिक ज्ञान को हम क्राइम फ्री भारत की मेथोडोलॉजी से अबंडेंस मॉडल पे ले जाएं, और जो ये स्केर्सिटी पैदा की गई है, ये हमारा अपना क्रिएशन है। चाहे वो धन की स्केर्सिटी हो, चाहे वो ज्ञान की स्केर्सिटी हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की स्केर्सिटी हो। देखो, ये हमारी दुष्टता ही है कि हमने पानी को पॉल्यूट करके उसे वाटर में बेचने में हम सफल हो गए हैं। अब यही समस्या हवा के साथ भी होने जा रही है कि हमने हवा को इतना पॉल्यूट कर दिया है कि कल हम और आप सभी लोग जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने बैकपैक पे लेके चलेंगे। इट इज ए बैकअप कॉल बिफोर इट इज टू लेट। हमारी जो है बॉडी का हर सेल इतना अच्छा जो है ईश्वर ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है कि इसमें ट्रिलियंस बाइट की मेमोरी है। इसमें आपके पुरानी जनरेशन्स के जितने भी जानकारी है वो भी इसमें छिपी हुई है। हर 2 महीने में आपकी बॉडी का हर सेल बदल जाता है, और जो नया सेल आता है उसमें इन 2 महीने की जो है वो जानकारी भी इनकोड रहती है। मतलब आपका जो सेल है वो एज ऑन डेट अप टू डेट सेल होता है, विद ऑल इंफॉर्मेशन, वेयर एज इट इज बीइंग रिप्लेस्ड एवरी 60 days। तो इन परिस्थितियों में उस सेल को भी हमने इतनी बम्बार्डिंग कर दी है, उसमें हमने रसायन जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से उसे पॉइजनस कर दिया है। उसी पेस्टिसाइड और रसायन से हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया है। हम जो एलोपैथी में ढेर सारे एंटीबायोटिक्स और केमिकल बेस्ड दवाइयां दे रहे हैं, उससे भी हमारी बॉडी पे जो है बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। और हालात ये बन गए हैं कि जो सेल जनरेशन टू जनरेशन तक की जानकारी रख रहा था और अपने आप को विथ प्रिसीजन रेप्लिकेट कर रहा था, उसको हमने इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो ओवरग्रो करने लगा। तो आज जो कैंसर हो रहा है वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द वी हैव कंफ्यूज्ड आवर ओन सेल एंड इट हैज स्टार्टेड ओवरग्रोइंग। और ओवरग्रोथ और मेलाइन ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड कैंसर। नाउ दूसरी डिसीजेस को कहते हैं ऑटोनोमस डिसीज। तो जैसे ही
आदमी को उसकी सेल कंफ्यूज हो गई और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सेल जो है अपने ही बॉडी की सेल को दुश्मन मान रही है और उसको मारने के लिए उतारू हो जाए, तो ऐसी सभी डिसीज जो है ऑटोनोमस डिसीज कहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ऑटोनोमस डिसीज, कैंसर और जितनी भी जो है हमारी डेली डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिसीज है, इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ आवर बैड ट्रीटमेंट टू द एनवायरमेंट एंड बैड ट्रीटमेंट टू आवर बॉडी, and a time has come for its reversal. And CFB, which is Crime Free Bharat, is working for undo things. It has created its own model of a journey from scarcity to abundance. And even जो है your पैसे और अर्थ, ये भी इसकी अबंडेंस को रियलाइज करने में बाधा नहीं बन सकता है। ऐसा मॉडल पे लगभग जो है थॉट प्रोसेस में विकसित हो चुका है और टेक्नोलॉजी प्रोसेस में उसको डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं डॉक्टर विजयन आपसे चाहूंगा कि आप अपना जो विश्व गुरु वाला फंडा है, जो आपने 7 कुंडलियों के बारे में बात कही है, जमीन पर भी 7 कुंडलियां बताई हैं, जरा उसको एक बार विस्तार से धैर्य के साथ जो है ना बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा देखिए जरा फिर से। हेलो, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ, अभी भी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा आप अपना उसको ठीक करिए जरा, माइक्रोफोन को या तो निकाल ही दीजिए या कई बार निकालने से भी ठीक आवाज आती है। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब मुझे नहीं आ रही। आप चिंता मत करिए, आप अपनी बात जी। मुझे लगता है ये कुछ समस्या इसमें लगातार है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं बोलता हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं बोलता जाता हूँ अभी। और जब मेरी आवाज ना आए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ अभी। तो हमारे हमारे साथ में साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पानी पर रिसर्च की है। मैं पहले उस पर आता हूँ, फिर कुंडली वाले विषय पर आता हूँ, भारत की कुंडली नीड वाले विषय पर। मेरा पानी के विषय में कई टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़ा। इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अन्य देशों की है। जितने भी पानी पे काम करते हैं वो लोग ये कहते हैं कोई वेस्ट वाटर को ठीक कर देगा, कोई कहता है पानी पे अलगी है उसको ठीक कर देगा, कोई वीड्स को हटा देगा, कोई पानी की स्मेल को हटा देगा, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। वो लकीली मेरे साथ में जो मेरी टीम है वो काम कर रही थी। अभी पूरी तरह से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मैं उसको कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरे ग्लोबल लेवल पे उसको डेवलप करूँ, उसको मार्केट दें हम लोग पूरा। तो उसमें जो सोल्यूशन है अपने पास उसमें सबसे पहले आते हैं कि वेस्ट है क्या, एक्चुअल में पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन प्रकृति से जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक जब उसका दोहन, तो दैट बिकम्स पॉल्यूशन। जब तक हम नेचर से उतना ही लेते रहे जितना हमको जरूरी है, तो नेचर में कोई भी कहीं पॉल्यूशन नहीं होता था। हमने अपनी आवश्यकता से अधिक एक्यूमुलेट करना शुरू किया, दैट इज पॉल्यूशन। और नेचर में वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट इन द नेचर। नेचर में आप देखेंगे हर चीज डिकम्पोज होती है, रिसाइकल होती है, नई लाइफ आती है। हमने एक गड़बड़ की, क्या की, नेचर से जो हम, और नेचर में है सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वो अपने आप को हील करती है हमेशा नेचर। इसलिए नेचर में कोई एक रूटीन की साइकिल बनी रहती है, उसमें कोई किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है। हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया ये। अभी हम ह्यूमंस पर डे 33 लीटर ऑफ वेस्ट जनरेट करते हैं। यानी ये जो वाटर बॉडीज, अगर हम वाटर बॉडीज को लेते हैं तो वाटर बॉडीज की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, हम उससे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो पॉल्यूट हो रही है। ये विषय आता है। दूसरा क्या है कि हम जो वेल्थ क्रिएट करते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेस्ट, और हम नेचर को वो जो वापस नहीं करते जो हम नेचर से ड्रा कर रहे हैं।
और अगर हम नेचर को वापस कर दें, नेचर उसको रिसाइकल करके ठीक कर लेगी। हम उसको सरफेस पे डंप करते जा रहे हैं। जो हमको पॉल्यूशन नजर आता है, हम नेचर को वापस ना करके उसको सरफेस पे डंप कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें नो केमिकल्स, नो मशीन्स, कुछ नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ कुछ हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, उसको वाटर में, फ्रेश वाटर में मिक्स करके उसको वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोल्यूटेंट्स दैट आर गेटिंग इनटू द वाटर बॉडी। कितनी क्वांटिटी में किस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, और प्योर वो उसको आयुर्वेदिक फार्मूलाज पे लेके चलते हैं। यानी हर वाटर बॉडी की समस्या थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, उसके हिसाब से हमारी जो उसके मेडिसिन है हर बार अलग तैयार होती है। तो सबसे पहले तो उसका जो काम होता है वो वाटर बॉडी को, जो स्मेल वगैरह है उसमें 2-2 किलोमीटर तक स्मेल है, लोग नाक पे हाथ रख के चलते हैं, आसपास लोग रह नहीं पाते, स्मेल वहां से हट जाती है कुछ दिनों में। और उसके अंदर जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू होता है पानी के अंदर। जैसे प्यूकर वगैरह है, फॉस्फेट वगैरह, ये डिजॉल्व जब होता है तो इसको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो पानी में उसका कंटेंट बढ़ता है। और जितना भी पानी, एल्गी वगैरह, जब वो फोटोसिंथेसिस की उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, जो पानी साफ होता है, पानी साफ में कभी भी एल्गी या वीड्स वगैरह नहीं होते हैं। और पानी का एक सिंपल, जो पानी कभी स्ट्रेट नहीं चलता, वो स्पाइरल चलता है ऐसे करके हमेशा। तो जब वहां लाइव वाटर में कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद, उसमें उसकी स्मेल दूर होती है, वीड्स दूर होती हैं, जो उसके अंदर ये सारा, एक तो वीड्स वगैरह को निकालना नहीं पड़ता, वो डिकम्पोज होकर रिसाइकल होता है, फूड चेन में कन्वर्ट होता है। फूड चेन में उसको सिंगल सेल वाले, उसमें जीव उसको खाते हैं, फिर मल्टी सेल वाले उसको फिर फिश वगैरह, क्रैब्स वगैरह ये खाते हैं। तो ये रिसाइकल चलता रहता है। फिर वो वेस्ट जो जनरेट करते हैं एक्सक्रेटा वगैरह, उसको फिर दोबारा से ये सिंगल सेल वाले खा के, तो पानी के अंदर ऑटोमेटिक एक रिसाइकल वो चलता रहता है। उसके अलावा क्या है, जो पानी स्पाइरल मूवमेंट करता है, ये जो पानी का बॉटम है उसको ग्राइंड करता है, ग्राइंड करके उसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। और वो सॉइल कैपिलरीज के थ्रू अंडरग्राउंड एक्वीफर्स है उसका कनेक्शन जोड़ता है उसमें। दुनिया में दो तरह की सरफेस वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडीज होती है। तो सरफेस वाटर बॉडी, एक अंडरग्राउंड एक्वीफर। जितनी नेचुरल वाटर बॉडी है दुनिया में, वो सारी आपस में कनेक्टेड होती है। आप गोमुख पर जाएंगे, दो हाथ ऐसे लगा दीजिए, ऐसे करके वो पानी रुक जाए, इतना कम पानी आ रहा है, हजारों किलोमीटर कैसे तक फ्लो कर रहा है, और कई किलोमीटर चौड़ा कैसे, ये सारा पानी कहाँ से आ रहा है। पानी का मूवमेंट दो तरीके से है, एक तो माउंटेन टू सी, एक सी से माउंटेन पर। जैसे पानी हमको ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर का पानी कनेक्टेड नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड एक्वीफर पूरी धरती पे कनेक्टेड है। जैसे हमारी वेन्स में ब्लड दौड़ रहा है, पूरी धरती पे कनेक्टेड होने की वजह से अगर हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन होता है तो बाकी शरीर भी असर पे आता है, उस पर भी असर आता है। तो एक वाटर बॉडी अगर साफ नहीं है, उसका असर, चूंकि वो अंडरग्राउंड एक्वीफर कनेक्टेड है, तो वहां से दूसरी वाटर बॉडी को भी अफेक्ट करेगी। और वाटर बॉडी कभी डेड वाटर बॉडी क्यों होती है, पोल्यूशन क्यों होता है, जब नीचे के नीचे स्लज आ जाता है, गंदगी आ जाती है, वो अंडरग्राउंड एक्वीफर का और सरफेस वाटर बॉडी का जो कनेक्शन है उसको बंद कर देती है। हमारी टेक्नोलॉजी में ये उसको, जब स्लज को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर सिल्ट निकाल दी तो वो उसका प्रोसेस फिर बंद हो जाएगा। हमारे पास एक जो टेक्नोलॉजी होती है कि सब सारा पानी एक बार बाहर निकालो, स्लज निकालो, स्लज के साथ हम सिल्ट भी निकाल देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा वो सारा सिल्ट बनने में लंबा टाइम लग जाता है, कई महीने, एक साल भी लग जाएगा। यानी तब तक वो अंडरग्राउंड एक्वीफर से कनेक्टेड नहीं होगी। अंडरग्राउंड एक्वीफर से कनेक्टेड होने का मतलब ये हो गया, आप, यू कैन इवन कंट्रोल द फ्लड्स। जब बारिश आती है, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। पानी का नेचर है कि वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी करेगा। तो आपकी आवाज फिर गड़बड़ हुई है, उसको एक पानी बार फिर में, से ऑन ऑफ करके देखिए। तो पानी जो है
वो अंडरग्राउंड एक्वीफर से ऊपर आएगा। ये पानी का बड़ा सिंपल सा एक नेचर है, यानी हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जब ये अंडरग्राउंड एक्वीफर हमने लगभग 21% डिप्लीट कर दिए हैं, उसका मतलब ये है कि जो अर्थक्वेक आता है तो अंडरग्राउंड एक्वीफर जो है वो शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। वो एक बीच में इम्पैक्ट को डायरेक्ट सरफेस पे ट्रांसफर नहीं होने देते। जब हम ये अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज होगा तो उससे ये होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी अर्थ पे ट्रांसफर नहीं होगी, सरफेस पे ट्रांसफर नहीं होगी, यानी वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑल्सो। अब इस पानी में जो मैंने कहा था, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, वो ऑक्सीजन कंटेंट जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होता है उसको एयर में रिलीज करता है। हमको ऐसा लगता है कि धरती पर जितने भी ऑक्सीजन है, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम प्लांटेशन की बात करते हैं, पेड़ लगाओ, जबकि सच्चाई ये है कि प्लेनेट की 50% ऑक्सीजन वो वाटर बॉडी से आती है, जो वाटर बॉडी के अंदर जो प्लांटेशन है उसके थ्रू आती है। और इसका जो सरफेस होता है नेचुरल वाटर बॉडी, जब इसको हमने क्लीन कर दिया, इसका सरफेस जो है वो कार्बन सिंक का काम करता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अर्थ जो एयर में पर्टिकुलर मेटल्स है नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को नलीफाई करता है सरफेस। तो जो जितनी भी क्लीन वाटर बॉडी होगी हमेशा पॉल्यूशन को जीरो करेंगे, खत्म करेंगी। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, दिल्ली में 1024 वाटर बॉडी हैं। 1024 वाटर बॉडी को हम ठीक कर देते हैं तो हम दिल्ली के पॉल्यूशन को लगभग बहुत साफ कर देंगे हद तक। आप फॉसिल फ्यूल जलाइए, आप पराली जलाइए, आप कुछ भी करिए, आप म्युनिसिपल वेस्ट डालिए, हम ठीक करते रहेंगे। और उसमें क्या है कि आपका एयर पोल्यूशन दिल्ली में लगभग ऐसा हो जाएगा जैसे पहाड़ों की हवा है, साफ हो जाती है, अगर आपने वाटर बॉडी को ठीक कर लिया तो। बहुत सिंपल सा फार्मूला, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नेचर अपने आप करेगी, हमने कुछ नहीं करना। हमने एक बार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, बाकी सारा काम नेचर अपने आप कर रही है। प्रूवन है, इसमें हमें अलग से कोई प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसी पानी को उठा करके आप खेती में डालिए, तो ये पानी क्या करता है, जैसे आपने कभी बारिश हुई तो जंगल में वेजिटेशन हमेशा नेचुरल उसमें जगह पे अपने आप उगता है। आप उसमें ना तो केमिकल डालते हैं, ना फर्टिलाइजर डालते हैं, कुछ नहीं डालते आप। यही पानी हम आपको साल में 365 दिन दे रहे हैं, इससे खेती बाड़ी करिए। आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, आपको केमिकल की आवश्यकता नहीं है, आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है, यानी आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो जहर मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई जहर अभी नहीं है। जब इस आपने मुद्दे जहर पे नहीं अलग से उसमें डाला। बात करेंगे, क्योंकि आपको जी एक एक मॉडल मिनट, के बतौर आना है। मैं ये लगा लेता हूँ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इश्यू आ ही रहा है बार बार ये इसमें, मैं आपको नहीं सुन नहीं, पा वो रहा। पहले ज्यादा बेटर था आपका। हेलो। हाँ ठीक है। जी, नहीं मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। अब आवाज आ रही है आपको? नहीं तो आपके माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम है, उसको हटा मुझे लीजिए। लगता है ये लाऊं। आप माइक्रोफोन को हटा लीजिए। एक बार मैं फिर लॉग आउट करके लॉग इन करूं क्या? ओके। मिस्टर विजयन जो है वो पानी के ऊपर अभी बात कर रहे थे, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि हमारी जो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। यदि हम उनको नेचुरल तरीके से रहने दें तो काफी कुछ जो है बिना किसी समस्या की चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज ये समझना पड़ेगी कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो अभी पॉपुलेशन का प्रेशर है, जो अभी हमने गलत परिस्थितियां और गलत जो है ना मेथोडोलॉजी शायद उस समय के हालात के कारण हमने अडॉप्ट किए, क्योंकि जब हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था उस समय हमने केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया, और हमने उसका यूज करते हुए इतना खाद्यान्न पैदा कर लिया कि कम से कम हमारा पेट तो भर गया। लेकिन उस केमिकल फर्टिलाइजर ने दूसरी समस्या पैदा कर दी, हमारा खाद्यान्न विषाक्त हो गया, हमारी वाटर बॉडी विषाक्त हो गई। तो वैसी स्थिति में शायद ये नेचुरल एक्वा प्रोसेस कितनी इफिशिएंटली काम करेगी, इसके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है। मिस्टर
मेरा विजयन से मेरा अनुरोध होगा कि वो जो है इसके बारे में, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के बारे में रिसर्च करें। एक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी साइंटिफिकली प्रूवन एंड इट हैज टू कम एज ए मेथोडोलॉजी टू डू समथिंग। आज जो है इसका विषय विश्व गुरु वाला था, तो एनवायरनमेंट के विषय पे चर्चा नहीं रखी गई थी। तो मैं डॉक्टर विजयन से कहूंगा कि वो बताएं कि विश्व गुरु के रूप में कैसे जो है, आपने कहा कि वो 7 कुंडलियां भारत में उपलब्ध हैं, कैसे आपने कहा कि जो अयोध्या उससे बेटर है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट जरा आप समझाइए। माइक्रोफोन को ऑफ करिए, फिर आप बोल पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, अभी अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये जो विषय मैंने कहा था, वेद वाला विषय, जो वेद विज्ञान वाला, ये हमारे विश्वगुरु भारत में एक बड़ा विषय है। पर्यावरण मैंने इसलिए कहा कि उस पर्यावरण के माध्यम से जो आपने कहा कि उस पर रिसर्च की आवश्यकता है, वो रिसर्च हमने की और हमने पायलट प्रोजेक्ट्स किए। अभी कृपया उस पर बात नहीं करेंगे, अगला सेशन एक डेडिकेटेड सेशन उसके ऊपर करेंगे। अभी आप जो ठीक है है ना विश्व गुरु वाली बात करिए। जी। तो उसमें अभी हमारे पास क्या है, हमारे विश्व गुरु भारत में हमारा ज्ञान, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी परंपराएं, ये सारी की सारी वैज्ञानिक हैं। तो एक विषय कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम भारत की कुंडलिनी जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं, पूरा सफल प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सप्त नगरी हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, इस प्रकार से हमारे पास 7 नगरियां हैं। ये सप्त नगरी, एक तो भारत का जो आर्किटेक्चर है वो ये भारत किसी ने बनाया नहीं है, ये डिवाइन आर्किटेक्चर है। इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। तो सप्त नगरी जितनी है वो पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है। जैसे काशी है, काशी को हम अग्नि तत्व से जोड़ते हैं, अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। मथुरा है, वो जल तत्व है। और अयोध्या जो है, अयोध्या पूरे पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है। अब पंच महाभूत हैं तो इनके भूत भी हैं। तो जो आपके केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट आते हैं, ऐसे 108 भूत है वहां पर। तो हमारी टीम ने वहां पे अयोध्या में पूरा रिसर्च करके 108 उन स्थानों को खोज निकाला। वहां पर कुंड स्थापित हैं, तो वहां पर हमने अग्निहोत्र की विषय रखा कि इसको वैदिक रीति से अग्निहोत्र करेंगे तो अयोध्या की कुंडलिनी जागृत होती है। इसको पूरा फिर हम भारत पर लेके चलेंगे। तो उसमें विषय ये हुआ कि अयोध्या को एक वैदिक नगरी बनाया जाए, ऐसा सरकार की ओर से अपने अधिकारियों को ये निर्देश था। तो उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने बताया कि इसमें ये रिक्रिएशन मॉडल वगैरह बना दिए बहुत सारे कि इस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे तो हम यहाँ पे इसको वैदिक नगरी बनाएंगे। तो अधिकारियों ने भी, योगी जी ने भी उसको कहा कि इसमें तो कोई वेद वाला विषय नजर नहीं आता। तो हमारे लोगों ने जब उसको ये दिखाया कि किस आपकी आवाज, हाँ जी जी जी, अब आ रही है। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारी टीम है, स्थानीय जो प्रशासन है उनसे बात करके उनको इस विषय पर कन्विंस जाती है। तो वो कन्विंस होने का विषय अच्छा है ये, लेकिन हम इसको इसमें आपको बाकी मोरल सपोर्ट देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे सकते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। की नॉलेज में तो उन्होंने कहा ये विषय अच्छा लगता है, ये विषय फिर योगी जी के ध्यान में आर्थिक विषय नहीं आया, लेकिन आर्थिक विषय की हम कर लेंगे उसमें हम यही इसी विषय को हमने सप्तनगरी में और द्वादश ज्योतिर्लिंग में और 52 शक्तिपीठ, ये करने से हम ये प्रूव कर पाएंगे भारत की कुंडलिनी जागृत होती है। और भारत की कुंडलिनी जागृत होने से पर्यावरण पर, भारत के अध्यात्म पर क्या क्या विषय आएगा, वो मैं तो एक बार सारा लिटरेचर में आपको जितना शेयर करूंगा अभी, और कहाँ कहाँ से हमने ये रिसर्च की है, प्राचीन हमारे जो ग्रंथ हैं हमने कहाँ से सारा विषय लिया, वो भी आपको शेयर करूंगा। तो एक विषय तो ये हो गया।
विश्वगुरु में। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि वेद वाला जो विषय है, वैदिक साइंस वाला, वो हमारे पास, उसमें हम लोग एक फिजिकल उसकी यूनिवर्सिटी तिब्बत में, तिब्बत कह रहा हूँ, भूटान में स्थापित करना चाहते हैं। वहाँ पे मेरे स्थानीय लोगों से, जो हमारा प्रभावी लोग हैं, उनसे मेरी बात भी हो चुकी है। उसका हेडक्वार्टर और हम उसका रिसर्च सेंटर वो दिल्ली रखेंगे, लेकिन फिजिकल उसकी यूनिवर्सिटी, और उसको हम वैदिक साइंस के नाते नहीं करेंगे, उसमें हम स्टडी ऑफ ईस्टर्न नॉलेज के विषय लेंगे, और वेद के साथ साथ बाकी विषयों को भी लेंगे, जितने विषय हैं बाकी अन्य कल्चर्स के विषय को भी लेंगे उसमें हम। तो उसमें हमें लाभ ये है कि हमारे पास जो ज्ञान है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त लिटरेचर है, और हम ऐसा मानते हैं कि वो जितना भी ज्ञान बाकियों के पास है वो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से ही गया हुआ है। उसको हम जब सारे विषयों को एक साथ लेंगे, हर ज्ञान को, तो हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि ये पुराने समय में किस किस समय में कहाँ कैसे कैसे ज्ञान गया हो, उसको एस्टेब्लिश करके। और पूरी दुनिया में जितना अवसाद है, एक तो आपने कहा क्राइम, तो क्राइम कहाँ से आया? जब हमारा लालच, हमारी जरूरत, हमारा अहंकार जब ये बढ़ता है, तो हम दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर होते हैं, जब वैदिक काल में शायद ये संभव था, हमें हर चीज का महत्व पता था, प्रकृति हमारे लिए रहस्य था। तो हम उसके स्थायी और अस्थायी दोनों कारण को जानते थे कि क्या चीज स्थायी है, क्या अस्थायी है। तो जब हमें किसी वस्तु का पता है कि यद दृश्यम नश्यम, जो भी दृष्टिगोचर है वो नष्ट होना है, तो उससे मोह नहीं रखेंगे। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ना शरीर से मोह रखता है, न वस्तुओं से मोह रखता है। जब वस्तुओं से मोह नहीं रखेगा तो उसके कारण उसमें आसक्ति नहीं होगी। यानी अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी तो फिर अपराध आपका निश्चित रूप से कम होगा। अब उसमें साइन नहीं होंगे, नहीं संभव था। हर व्यक्ति पढ़ लिख लेगा, शायद ये किसी भी काल में नहीं रहा होगा, वैदिक काल में रहा होगा, उसके बाद तो नहीं संभव रहा। तो हम वहाँ पे 80-20 का फार्मूला लेके चलते हैं कि उसमें 4% तो लोग प्रोएक्टिव हैं, 8%, 16% उसमें एक्टिव लोग हैं, 80% फॉल्स हैं। ये सेगमेंट में लोग ट्रांसफर होते रहते हैं इधर से उधर। तो ये हमारा एक मानना है मोटा मोटा, कि अगर हमारे पास कुछ लीडर्स रहें, कुछ उनके सपोर्ट में लोग रहें, टीम रहे, बाकी फॉलोअर भी होंगे, तो हम बहुत हद तक स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक को ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, हर एक को वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं, हर एक को धनी बनने की जरूरत नहीं। सामान्य लोग रहें, सामान्य लोग में से सेगमेंट बदलता रहेगा। तो उसके बाद फिर हम आते हैं वापस सुरक्षा पर। सुरक्षा पर हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सुरक्षा को हमने एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है, नेचर को भी हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रहे हैं। और उसमें हमारा मानना है कि नेचर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर एंड द बेस्ट पे मास्टर। जो कुछ है वो नेचर से लेते हैं हम लोग। और अभी आज की स्थिति में दुनिया में अवसाद की स्थिति इसलिए है कि प्रकृति के संसाधनों पर कुछ लोगों ने पूरा पूरा कब्जा कर रखा है। यानी अगर मोर देन 95% ऑफ द रिसोर्सेस आर विद द 5% ऑफ द पॉपुलेशन और 1% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम नेचर से वापस जुड़ते हैं और नेचर को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड पर कंट्रोल है, नेचर पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अभी हम नेचर पर सीधे सीधे जुड़ करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं। यानी भारत जो है, लगभग जितनी भी समस्याएं विश्व में चल रही हैं उसका एक निदान दे सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है, भारत का विचार कहता है कि मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो, हम दोनों साथ रह सकते हैं। या अगर एक सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम साथ रह सकते हैं। बाहर से जितना भी ज्ञान आया, थॉट प्रोसेस आया, वो ये कहता है मैं सही हूँ, तुम गलत हो, या तो मेरे साथ रहो या समाप्त कर दूंगा। वो नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जितने भी विचार आए हैं आप स्वतः प्रमाणित हैं। भारत ही एक ऐसा है जिसका विचार, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो भी है, जो भी भारत भूमि से विचार उपजा है, वो ये कहता है मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में साथ रह सकते हैं। तो हमें इसलिए सनातन के इस विचार को पुष्ट करना है, इसको विश्व स्तर पर पुनः स्थापित करना है। और शायद एक मैं विषय और कहता हूँ कि 22-21वीं सदी सनातन की सदी है, और हम कुछ नहीं भी करेंगे तो नियति किसी और को ले लेगी, काम तो होगा। हमारे होने से हमको ये भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं,
हम नहीं कर रहे हैं। ये समय आ चुका है, सनातन का कालखंड आ चुका है, उसके पुनरुद्धार का कालखंड आ चुका है। सनातन इस विषय को स्वयं कर लेगा, विधि नियति इस विषय को स्वयं कर लेगी। अगर हम उसमें सहभागिता नहीं करेंगे तो सहभागिता प्रकृति किसी और से सुनिश्चित करवा लेगी, पर परिणाम यही आएगा। और विश्व में जितना अवसाद है उसको सनातन का यही विषय ठीक कर सकता है कि हम सह अस्तित्व में रह सकते हैं पूरी धरती पर। हम सब मनुष्य हैं, हमारा डीएनए एक है। ऐसा भी किसी साइंटिस्ट ने कहा कि 98% लोगों का डीएनए एक है। मुझे नहीं पता 2% अलग कौन से हैं। हम खुश होते थे एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं, रोते हैं तो एक दुखी होते थे एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी सारी सब चीजों में समानता है, हमारे जितने गुण हैं समान हैं। तो हमारे अंदर इतनी समानता, सिर्फ बाह्य जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो सकता है, वो क्षेत्रों के अनुसार हो सकता है, हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण हो सकता है, हमारे खान पान के कारण हो सकता है। तो ये जो विषय है कि हम भारत का ही एक ऐसा विचार है जो पूरे विश्व में जितना भी अवसाद है उसको कम कर सकता है, परस्पर स्नेह विश्वास की भावना पैदा कर सकता है, मिलकर एक साथ रहने की भावना पैदा कर सकता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि भारत का जो सनातन का विषय है, सनातन को हम जितना ऊपर लेके आएंगे, अब वो उसको किस रूप में लेके आते हैं, सनातन को कह के लेके आएंगे, जो भी कह के लेके आएंगे, हम उसको अच्छा नाम दे सकते हैं जो सबको स्वीकार्य हो। इसलिए मैंने सोचा था कि ये पर्यावरण जो विषय है, इस विषय को हम जहां भी लेके जाएंगे इसका विरोध संभव नहीं है पूरी धरती पर, क्योंकि आज सबको समझ में आ रहा है कि हमें धरती को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाना ही है। ये एक मजबूरी है हमारी। वो लोग इसको स्वीकार भी करने लगे, किसी और थॉट प्रोसेस को ना भी स्वीकार करें, लेकिन जीवन के लिए पर्यावरण बचाना है, धरती बचानी, ये तो अब सबको समझ में आ गया है। तो इसलिए हम इसको किस आवरण में लेके जाएंगे, क्या उसका बाह्य रूप होगा, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन विचार यही होगा कि हम सब साथ रह सकते हैं और प्रकृति का पोषण करना है। और प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। धर्म और रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। ये हमारे पास इस प्रकार के सारे विचार हैं। बाकी फिर हमारा एक विषय है हेल्थ पर, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो हम एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बना रहे हैं। उसका भी हेडक्वार्टर हमने सोचा है हम भूटान में ही रखेंगे या हिमाचल प्रदेश में रखेंगे। लगभग साइंटिस्ट हमारे पास करीब 300 के लगभग साइंटिस्ट हैं उस विषय पर, जो रिसर्चर हैं वो हमारे पास हैं। अगले 2-3 महीने में उसको भी हम काम कर लेंगे, वर्ल्ड वाइड करेंगे। उसमें उसमें सारी जितनी प्राचीन विधाएं हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से सबको लेंगे साथ में। तो इस प्रकार जितने भी हमारे प्रयास हैं वो विश्व में शांति हो, स्वास्थ्य ठीक हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, इस पर विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम सफल भी होंगे। जी। आप क्राइम फ्री भारत को, इसकी 5 सर्टेनिटीज को, और इसकी जो मॉडल है जर्नी फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस, जी। इसके इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड आपका नेटवर्क जो है, हाउ इट कैन बिकम रिसोर्स फॉर क्राइम फ्री भारत? जी, देखिए क्राइम को मैं 2 तरीके से लेता हूँ। एक तो जिससे जन साधारण प्रभावित होता हो, आम प्रकार होता हो, पीड़ित होता हो, मैं उसको अपराध मानता हूँ। कुछ ऐसे मेरे पास उदाहरण है जिसमें लगता है कि प्रशासन से, सरकार से व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा, सुरक्षा नहीं मिल रही। ऐसे में कुछ तत्व उभरते हैं समाज के अंदर से ही, जो अपने लिए और अपनों के लिए या सामान्य लोगों के लिए सुरक्षा भी देते हैं, न्याय की भी लड़ाई लड़ते हैं। कानून लेकिन उनको अपराधी कहता है। तो मेरा एक मत है कि अगर ऐसे लोग, राजतंत्र हैं, राजतंत्र होता तो ये लोग शायद सिपह सलार होते, राजा होते, लेकिन कानून की आवश्यकता है कि कानून ये कहता है कि अगर आपके प्रति कोई अन्याय हो उसका प्रतिकार आप कानून के माध्यम से कीजिए। पर कानून हर बार ये सुनिश्चित नहीं कर पाता कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो इस स्थिति में इस प्रकार के लोगों का निकलना होता है। तो ये 2 तरह के लोगों को मैं देखता हूँ जिनसे समाज को मिले
बहुत उनके एक अपने नियम होते हैं, आचार विचार होते हैं, अपने जीवन में उनके बहुत वैल्यूज होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति है जो देखने में सफेद पोश है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो समाज के नियमों का भी तोड़ता है। और आजकल तो एक मैंने एक नया चीज की है जिसको हम एक्चुअल माफिया कहते हैं, वो तो इसमें प्रताड़ित है। वो तो घूमता है, डर के मारे घूमता है मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन जितने व्यवसाय हैं, व्यवसाय से जुड़े सब लगभग सारे माफिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। कोई लैंड माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई किसी तरह का माफिया है, कोई धर्म वाला माफिया है। सब जगह एक माफिया वर्ड क्रिएट हो रहा है। ये बहुत बड़ा खतरनाक अपराध का वो है जो आर्थिक रूप से जुड़ा है। जो विशुद्ध रूप से जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ते थे या किसी और प्रकार के लड़ते थे, बदले के लिए लड़ते थे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते थे, हम उसको तो अपराधी मानते मानते हैं। इन पर हमारी पकड़ कमजोर है अभी भी, जो आर्थिक रूप से अपराध कर रहे हैं। इसको ये इतना बड़ा सिंडिकेट है कि पूरे पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं। जो छोटा अपराधी है वो तो हमें नजर आ जाता है कि इसने हत्या की, इसने लूटा, इसने रेप किया, इस प्रकार के अपराध तो हमें नजर आते हैं। अपना मुख्य वो है कि इनको तो हम हैंडल भी कर लेंगे, आराम से किया भी है, इनको इनका दिशा मोड़ी जा सकती है। आप अपने स्वयं की क्या भूमिका देख रहे हैं, वो बताइए। मैं इस विषय पे लगातार काम करता रहा हूँ और मैंने कुछ काम करके उसके परिणाम भी लाए हैं। उनको मुख्य धारा में लाए हैं कई बार हम लोग, इस प्रकार के लोगों को। और मुख्य धारा में आने के बाद वो असेट बने हमारे लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग बहुत बड़े ऊर्जा के पुंज होते हैं, यानी कंसंट्रेशन पावर एक्सट्रीम पर होता है ऐसे लोगों में। या तो विस्फोटक होंगे, या ये मानव जीवन के लिए अगर इनको सही दिशा दे दी जाए तो ये मानव जीवन को अवरुद्ध करेंगे और वरना नष्ट कर देंगे। जैसे न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर बिगड़ गया तो वो मानव जीवन को नष्ट कर देगा। और अगर अपने से ठीक से उसको कंट्रोल और गाइड कर लिया तो ये समाज के लिए एसेट बन जाते हैं ये लोग। जरूरी नहीं है हर बार इनको नष्ट किया जाए। इनको कानून के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत प्रभाव के माध्यम से इनको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ताकत है जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। सामान्य व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, मुझे क्या लेना देना कहाँ पे होगा। हो सकता है वो, अगर वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर, अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो वो समाज में कंट्रीब्यूशन तो कर रहा है। लेकिन जो तात्कालिक परिस्थितियां, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, वह तटस्थ हो जाता है। ये तटस्थता बहुत बुरी चीज है। तो कई बार ऐसे लोग हमारे लिए असेट बन सकते हैं, हम डॉक्टर उसको विजयन, दिशा दें। हम एक्चुअली आपकी अपनी क्या भूमिका है, आपका नेटवर्क क्या है, वो बताइए। एंड हाउ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर द क्राइम फ्री भारत, एंड हाउ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर द बहुत सिंपल सा है, अपने जर्नी पास फ्रॉम जीवन भर हमने बिना स्केर्सिटी किसी टू स्वार्थ। अवेयरनेस। जी जी जी, उसके अलग विषय आएंगे, वो लंबा विषय है, लेकिन मैं इस पे लेना चाहूंगा कि ह्यूमन नेटवर्क अपने पास बहुत सारे हैं। जातियों के संगठन हैं, व्यवसायों के संगठन हैं, और भाषाओं के संगठन हैं, प्रांतीय संगठन है। तो बहुत तरह के संगठनों से अपना बचपन से जुड़ाव रहा है। लगभग 30-40 वर्ष हो गए इस प्रकार के काम को करते हुए। तो भारत में एक बहुत बड़े नेटवर्क को हम लोग छूते हैं। धार्मिक तरह के संगठन है, सब में काम किया है, सबको सहयोग किया है, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग किया है, तो वो अपनी बात को सुनते हैं ध्यान से। ये तो हो गया मेरी व्यक्तिगत पकड़, लेकिन अब मैं इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहा हूँ। इसलिए इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा हूँ। और अपने भी कुछ प्लेटफॉर्म इस तरह हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे पूरे पूरे नेटवर्क को उठा करके हम ऑन रिकॉर्ड लेके आए। तो वो प्रक्रिया हमने अभी शुरू की है। 2-3 महीने में उसकी कानूनी प्रक्रिया जो भी हमारी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल नेटवर्क को सामने लाएंगे। और एक्चुअल नेटवर्क में अपने पास दो विषय हैं, ह्यूमन नेटवर्क और फंडिंग। फंडिंग की अपने पास व्यवस्था है, हम समाज से ले सकते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, सब जगह अपना एक्सेस है। अगर हमारा विषय ठीक है, प्रोजेक्ट ठीक है, हमारा काम ठीक है, तो हम फंडिंग ला सकते हैं। ये अपना विश्वास है, वो अपने को पता है। तो पैसे की आवश्यकता रहती है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो बैठ के सब लोग तय कर सकते हैं। जैसे तय होगा उस प्रकार के चैनल को पकड़ के फंडिंग लाई जा सकती है। विषय यह है कि हम उस फंडिंग से फिर, एक विषय जो महत्वपूर्ण था कि हम प्रत्येक गांव में कोशिश कर रहे हैं कि 20 रोजगार लोकल संसाधनों से डेवलप हों। इसके लिए हमारी टीम लगातार कहीं ना कहीं चलती रहती है, काम करती रहती है, पूरे भारत में घूम घूम कर। पशुधन पर काम कर रहे हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, एक उस विषय पर काम कर रहे हैं।
तो विषय बहुत सारे जिसको लेकर के हमको लगता है कि भारत को एक बार मॉडल बना करके उसके बाद हम इस पूरे विषय को लेकर के जाएं विश्व के सामने, या विश्व हमको स्वयं ही फॉलो करे। जब हम किसी मॉडल को प्रूव कर देंगे तो लोग हमारे पे पीछे अपना पाएंगे। और इस समय तो पूरे विश्व में जो स्थिति है नेगेटिविटी की, वो भारत एक उनको एक आशा की किरण नजर आता है, क्योंकि यहाँ की पॉजिटिविटी है। 46 सभ्यताएं थी पुरानी, 46 में 45 नष्ट हो गई। हम फ्लेक्सिबल थे इसलिए बचे रहे, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। हिंदू सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से है और अकेली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। तो इसलिए हमें विश्वास भी है कि हम विश्व को दिशा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ भारत सरकार का भी कुछ योगदान पीछे आ रहा है। जो भारत हमको लगता था कि सबसे पिछड़ा हो गया है, सबसे कमजोर में से नजर आने लगा था, आज लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो नेतृत्व के कारण हो, अन्य कारण हो, पर वो उनको उसका श्रेय देना होगा। कमियां भी हो सकती हैं, मैं कोई टिप्पणी राजनीतिक को इस प्रकार की नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भारत की तरफ लोग अपेक्षा से विश्व देख रहा है। जी। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, एक ह्यूमन नेटवर्क की बात कही और एक फंडिंग की बात कही है। तो जी मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप एक नोट तरीके का बनाएं, और जो लोग भी जी आपके नेटवर्क में हैं उन्हें क्राइम फ्री भारत से जोड़ा जाए। और जी उससे जी ज्यादा जरूरत है कि यदि अबंडेंस नहीं होगी, जी नेचर में हर जगह अबंडेंस क्रिएट हुई है, हमने उसको स्केर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है, और आपने जी कहा है कि उसमें ऑनरशिप हैज बीन शिफ्टेड टू द वेरी फ्यू पीपल। तो जी मेजॉरिटी दे आर लिविंग इन स्टारवेशन, दे आर लिविंग इन डिप्रिवेशन। और जब जो जी है जो इस तरीके का डिप्रिवेशन होता है तो इट ब्रिंग्स लॉट मेनी प्रॉब्लम्स विद इट। और जी आज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जो है हम अपने लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टारवेशन ड्रिवन है, डिफिशियंसी ड्रिवन है, स्केर्सिटी ड्रिवन है। उसके कारण हमारी सोच भी दूषित हो गई है। जी और हमारे लिए जो है मटेरियलिज्म जो है कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस थोड़े से गेन के लिए हम जो है, जैसे कि जिस जो पेड़ या जो मुर्गी आपको सोने की अंडी दे रही है, कई बार हम ऐसी मुर्गी को ही मार देते हैं। जी तो ये जो लालच है, ये लालच कहीं ना कहीं स्केर्सिटी से और डिप्रिवेशन से जनरेट हो रहा है। So Crime Free Bharat has now come out with a model to take a journey from scarcity to abundance. और जी इसमें जो है it is coming out with its own जो है kind of reward money kind of thing, which will be really scarcity free. तो संसाधनों की बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत फंड्स की जरूरत हो सकती है, जब जो है ये रिवार्ड पॉइंट को रियल टाइम बेसिस में विद द क्लिक ऑफ बटन वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू द रूपी इन द बैंक अकाउंट, एंड फॉर दैट प्रॉब्ली दैट कुशन वुड बी रिक्वायर्ड विद अस। चूंकि जो ये रिवार्ड मनी है इट विल बी मोर जी एफिशिएंट मनी। तो जो रिवार्ड मनी है इट इज वर्किंग ऑन द थ्योरी ऑफ अबंडेंस। तो एक ज्वाइंट जी वेंचर है, किसान की जो जमीन है उसकी एसेट वैल्यू के हिसाब से उसके जो है ना पॉइंट उसको मिल जाएंगे, एसेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड जी जिनको जो काम करना है, जिसको पौधे पैदा करना है, उसके पौधे जो है ना एक ट्रांसपोर्ट जो है ना वॉलंटियर सिस्टम उसको खेत पे पहुंचा देगा। एक सेकेंड जो है गड्ढे खोदने वाला जो है वो जाके गड्ढे खोद देगा विद दैट टू विद द मशीन, तो फास्ट काम कर सकता है। तीसरा जो पौधा लगाने वाला है उसके पहले वहां पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पहुंचा हुआ होगा, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बड़े साइंटिफिक ढंग से लेके उसको प्लांट कर देगा। जो वाटर वॉलंटियर होगा उसको यदि पानी देने की जरूरत है तो वो अपने एफिशिएंट सिस्टम के साथ आके पानी दे देगा। और यदि जो है बीच में कुछ इंटरवल पे यदि लगता है कि कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह का यूज करना है, तो जैसे नीम का पानी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट्स स्वस्थ रहेंगे। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेगा उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स डाले जाएंगे कि वो जमीन में पहुंच के एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम नहीं करेगा, बल्कि एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री का काम करेगा। और जितने तरीके की हमारी मिट्टी होगी
हम उतनी ही तरीके की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाएंगे, जिससे कि जिस चीज में वो मिट्टी डिफिशियंट है, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के माध्यम से वहां पर वो ऑर्गेनिक फैक्ट्री डाल दें जमीन के अंदर, और उसमें बीच बीच में बूस्टर देते रहें, तो हमारी जमीन जो कि अभी मृत प्राय हो चुकी है, केमिकल से विषाक्त हो चुकी है, वो हम एक ग्रेट एक्सटेंट तक जो है ना उसको वापस जो है पुनर्जीवित कर पाएंगे। और 1-2 साल में तो जो अभी हम ये विषाक्त जो है केमिकल से जो हम फसल ले रहे हैं और विषाक्त अन्न पैदा कर रहे हैं, हम उससे जो है ना अमृत तुल्य अन्न पैदा कर पाएंगे, अमृत तुल्य वेजिटेबल्स पैदा कर पाएंगे, अमृत तुल्य जो है मेडिसिन पैदा कर पाएंगे, अमृत तुल्य जो है ना फल पैदा कर पाएंगे, और अमृत तुल्य जो है गाय का दूध पैदा कर पाएंगे, गाय और शहद पैदा कर पाएंगे। ऐसा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें कि गांव के ही लोग जो है उनका स्किल डेवलपमेंट करके दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग थ्रू द जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ ए प्रोसेस, and everybody whatever is doing work, that will be rewarded through the revenue stream, through the revenue or through the CFB reward point system. और वो reward point system जो है ना will be more effective and costlier than the it will be by the rupee. So one reward point will be equivalent to 1.2 rupee. और हम चाहेंगे कि वो रिवार्ड पॉइंट ही सर्कुलेट करे, तो दैट रिवार्ड पॉइंट जो है वुड बी whatever you are purchasing with the reward point, we can get the 10% discount. तो जो 100 रुपए से चीज खरीदोगे वो 90 पॉइंट से खरीद जाएगी। और हम अपने वॉलंटियर्स जिनकी पसीना लग रहा है उनको जो है ना 10% की जगह 50% डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सो दैट विल बी जो है ना एडिंग देयर मोर पर्सनल इंटरेस्ट। उनको जो रेवेन्यू स्ट्रीम या रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, that will not be only carrying the what work has been done, with what perfection or efficiency has been done, but with what humility has been done. Because मुझे ये लग रहा है कि ग्राउंड में जो है स्किल नहीं है, ठीक ढंग से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो गांव में जो युवाओं की सोच है वो दूषित कर दी गई है। गांव के युवा बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीबी के चक्कर में, दारू पीने के चक्कर में फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गए हैं। उनको जो सीरियल्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जो परेशा जा रहा है, तो उनकी विचार प्रक्रिया भी दूषित हो गई है। वो बहुत सारी जगह से इवन पोर्नोग्राफिक मटेरियल वगैरह को भी जो है ना एक्सेस कर रहे हैं, जिससे उनकी सोच भी विषाक्त हो गई है। मैंने देखा है कि मेरे फार्म हाउस पे जो कई बार लेबर आता है, मैं देखता हूँ उसमें इतनी फिजिकल शक्ति नहीं होती है कि वो दिन भर काम कर सके। अधिकांश जो है ना वो 12 बजे तक अपनी आधी जो है ना वो लेके मजदूरी लेके वो जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बदन उनका साथ नहीं दे रहा है। लिहाजा हमें जो है फिर से जो है ना इसका एंटीडोट लाना पड़ेगा। उसको जो है योगा से लेके, उसके सोच और विचार से लेके, इसका स्किल डेवलपमेंट से लेके, और उसको टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के माध्यम से बहुत ही इफिशिएंट, बट नॉट ओनली द इफिशिएंट बट विथ ह्यूमिलिटी। तो वो जब जा रहा है तो कितने जो है ना प्यार से जो है वो खेत के मालिक को नमस्कार कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको काम को समझाने के बाद उसको समझा रहा है कि देखिए हमने ये काम ऐसे कर दिया है, राइट। एंड थिंग्स विल बी कैप्चरिंग दोज डिटेल्स, एंड अकॉर्डिंगली इफिशियंसी, परफॉर्मेंस और ह्यूमिलिटी के आधार पर जो है ना उसको एक इंडेक्स क्रिएट करके उसके पॉइंट से जो है ना उसको वो रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और यदि उसकी ह्यूमिलिटी में यदि कमी पाई गई तो एक फैक्टर जो क्रिएट होगा, द पर्सन विल गेट द मल्टीपल ऑफ दैट। तो 100 रुपए आपको मिलना चाहिए और यदि आपकी ह्यूमिलिटी इंडेक्स 70% आ रही है तो आपको 70 रुपए ही मिलेंगे। फिर सवाल उठता है कि 30 रुपए कहाँ जाएंगे? तो ये 30 रुपए उस पर्टिकुलर ग्रुप के कॉमन वेलफेयर फंड में चले जाएंगे, और उसको जो है ना जो रिवार्ड पॉइंट मिलेगा वो भी दिखेगा, और क्यूमुलेटिव फंड में जो है कितना पैसा इकट्ठा हो गया है वो भी वहां पे दिखाई देगा। एंड देन CFB इन कंसल्टेशन विद देम विल डिसाइड कि हाउ दैट मनी शुड बी स्पेंट। तो इससे हमें 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो हम उनका कॉमन वेलफेयर कर पाएंगे, और साथ में ही हम उनके बिहेवियर और एटीट्यूड और सोच को भी कई हद तक जो है ना प्रभावित कर पाएंगे। और हमारा वॉलंटियर वो केवल जो है मिनिमम नहीं पाएगा, उसको जो है कम से कम 20,000 टाइप का 20,000 प्लस जो है ना रिवार्ड पॉइंट उसके अर्न होना चाहिए।
and he should be in position to not only purchase the minimum requirement kind of the things, but some element of the fruits, some element of medicinal plants, some element of honey, milk, etc. should also come to them. And since उसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 20,000 के रिवार्ड पॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू 40,000. तो आप एज्यूम करिए कि यदि हर हमारे जो है ना गांव के युवा को 40,000 रुपए का यदि वेतन मिलेगा, जिसका वैल्यू 1.2 के बराबर होगा, तो बच्चों को 48, इट मीन्स ही विल बी गेटिंग सैलरी और मॉनेटरी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 48,000. यदि हमें माने कि 48,000 जो है ना हमारा हर युवा गांव में कमाएगा, अपने घर में रह के कमाएगा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसका जीवन में क्या फर्क आएगा. उन रिवार्ड पॉइंट से जो है ना उसका घर बनेगा, उन रिवार्ड पॉइंट से उसको जो है ना जितना भी उसकी चीजों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी. वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएगा. एक उसका एकदम जो है ना सोच बदल जाएगा. अभी जो किसान है उनको तमाम जो है ना प्रयास करना पड़ता है, कई बार धन नहीं रहता है तो उनको ऋण लेना पड़ेगा. तो इस ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट में ऋण की जरूरत नहीं होगी. जैसा कि मैंने कहा है कि आज हमारा किसान जो कि एकड़ों में कोई चीज पैदा कर रहा है, उसके ऊपर का जो है ना शर्ट, बदन जो है ना नंगा होता जा रहा है, उसकी शर्ट गायब होती जा रही है, और कई बार वो ऋण में दब के सुसाइड कमिट कर रहा है. और जो भी हम ऑर्डिनेंस वगैरह लेके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें लोगों को बहुत अविश्वास है, और लोगों को लगता है कि बैक एंड से कैपिटलिज्म को लाया जा रहा है, और बैक एंड से जो है किसानों का इसमें जो है बुरा होगा. सीएफबी जो है इसके जस्ट उल्टे मॉडल पे जा रहा है. सीएफबी जो है किसान के हाथ में पूरी डिसीजन मेकिंग दे रहा है. तो पहले तो जो है प्रोडक्शन के लिए ज्वाइंट वेंचर में हर कोई अपना काम करके जाएगा, जिसको किसान को कोई तकलीफ नहीं करना पड़ेगी. उसको हर चीज बेस्ट उसके पास पहुंच जाएगी. उसे उस चीज को लगाने के लिए गड्ढे भी नहीं खोदना पड़ेंगे, उसे खाद डाल के उसे लगाना भी नहीं पड़ेगा. राइट. वो एक चौधरी जैसा जो ना वहां बैठ के एकदम उसको एंजॉय कर सकता है. दूसरी बात है उसे क्या लगाना है, ये जो है ना हमारा बैकएंड इंजन जो है उसके ऐप पे दिखाएगा कि आपकी जमीन की जो है ना ये इंग्रेडिएंट है, ये स्टेटस है, आपने जो खाद दिया उसका ये स्टेटस है, आपने जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ये है, और इसमें ये दिस इज द रेंज विच यू कैन शो. और हर रेंज में एवरेज प्रोडक्शन के आधार पर क्या फाइनेंशियल गेन होगा उसको भी कैलकुलेट करके दिखा पाएगा. तो यदि किसान जो है ना ये समझना चाहता है कि कैसे वो कैलकुलेशन हुई, तो वो देख सकता है, लेकिन उसे इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है. वो जो है जस्ट क्लिक करके डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या बोना है अपने खेत में. जैसे ही वो डिसीजन लेगा, उसका बेस्ट वैरायटी ऑफ सीड उसके पास पहुंच जाएगा. यदि उसको लगाने की व्यवस्था नहीं है तो एक वॉलंटियर ग्रुप जाके उसको लगा भी आएगा. उसमें जो है जब वो फसल पैदा हो जाएगी, यदि हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है तो वॉलंटियर जाके उसको हार्वेस्टिंग में फसल को काटने से लेके उसको दाने को निकालने तक से लेके फल को निकालने से लेके हर किसी का जो काम करेगा. देन एक ग्रुप रहेगा दैट विल बी द क्वालिटी असेसमेंट वॉलंटियर्स, जो कि उनके ऐप और कुछ स्पेशलाइज्ड जो है ना IoT डिवाइसेस से वो क्वालिटी निर्धारित करेगा. एंड देन देयर विल बी अनदर वॉलंटियर ग्रुप जिसका काम है कि उसकी पैकेजिंग इस ढंग से किया जाए जिससे कि उसका जो QR कोड है वो किसान का जो है ना आइडेंटिटी लेगा, उसके खेत की आइडेंटिटी लेगा, उसमें हर चीज रहेगी, उसमें क्वालिटी का भी कैलिब्रेशन रहेगा. और वो जो है जैसे कि अमेज़न के जो है ना वो करते हैं, ऐसे ही कंज्यूमर अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से दे कैन परचेज थिंग्स. तो आज जो किसान एकड़ों में चीजों पैदा कर रहा है जिसमें कि कॉस्ट ऑफ जो है ना लागत बहुत ज्यादा है, यहाँ लागत तो जो है ना ज्वाइंट वेंचर में एवोपरेट ही हो गई है. राइट. और उसको कहीं किसी से ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और उसको जो है जो भी काम कर रहा है वो बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट में बैकएंड इंजन विल डिसाइड. एट द सेम टाइम जो ये लिंकेजेस रहेगा बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे अलोंग विद द क्वालिटी. तो कंज्यूमर जो है सीधे जो है वो जो है ना प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट ले पाएगा,
उसे he can read the special quality grading of that person and in turn जो है हमारे किसानों को ट्वाइस ऑफ MSP की जो है ना वैल्यू मिल पाएगी, कम से कम 2 गुना। और चूंकि उसका अन्न जो है आज का जब केमिकल का विषाक्त अन्न नहीं होगा, उसको जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पैदा किया हुआ अन्न होगा, तो वो अमृत तुल्य होगा। तो अमृत तुल्य जो है, जो उसका माल है, वो इंडिया में मिनिमम 2 टाइम्स जो है ना अर्न करेगा, क्योंकि उससे नीचे वो अवेलेबल ही नहीं होगा। किसान यदि चाहे भी तो उससे नीचे रेट नहीं लगा सकता है। तो किसान को जो रेंज मिलेगी कि वो 2 MSP to 3 MSP। तो किसान जो है ना विल बी इन पोजीशन टू फिक्स द रेट ऑफ हिज थिंग्स एंड डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी अर्जेंसी नहीं है तो और उसको लगता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और जो उसमें क्वालिटी ग्रेडिंग भी ऑलरेडी उसमें जुड़ी होगी, तो वो जो है ही कैन वैल्यू कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 2 MSP पे जाना चाहिए या 3 MSP पे जाना चाहिए। और कंज्यूमर एंड पे डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी एंड पॉकेट ऑफ द कंज्यूमर, ही कैन जो है ना लुक फॉर द price sensitivity or he can look for the quality sensitivity and he can take a decision. Once he has taken a decision, यहाँ से उठ के सामान जो है वहां पहुंचेगा और बीच की एक CFB की ट्रांसपोर्ट जो है ना वॉलंटियरिंग विंग होगी, जो कि रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए जो है ना उसको वहां से लेके वहां तक पहुंचाएगी और बहुत ही इफिशिएंट तरीके से पहुंचाएगी एंड इट विल बी यूजिंग द मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। चूंकि सिस्टम में लोग गड़बड़ी बहुत करते रहते हैं, तो प्रोड्यूसर एंड पर भी जो है क्वालिटी चेक का एक सिस्टम रहेगा। तो एक जस्ट बटन दबा के ऐप से एक क्वालिटी कंट्रोल जो है ना और क्वालिटी वेरिफिकेशन टीम विल रीच एंड विल डू द क्वालिटी वेरिफिकेशन। और यदि वो क्वालिटी में कुछ वेरिएशन यदि कैप्चर होता है, तो यहाँ जिसने क्वालिटी का वैल्यूएशन किया है उस पर पेनल्टी जाएगी और उस किसान पे भी पेनल्टी जाएगी। हालांकि अमेजन जैसे मॉडल में वो चीज वापस नहीं आएगी, क्योंकि then it will unnecessarily involve lot of transportation and lot of things that is not required, and basically there will be lot of handling and rehandling of the required that could be avoided, and I think consumer will be happy if he is suitably compensated for any deficiency of any kind, whether it is the deficiency in service or if it is deficiency in quality। अब जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जो है ना किसान जो कि एकड़ों में चीज पैदा करता है, वो जो है उसका ऋणी होता जा रहा है, उसके ऊपर की शर्ट गायब होती जा रही है, उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़ रही है। उसी देश में उसी इसमें 4x5 का 3x5 का जो ठेला चला रहा है, वो उसको 4 गुना कीमत में बेच रहा है और उसकी मदद पे जो 4x5 ठेले में जितनी सामग्री आती है उसकी मदद के लिए उसके साथ 1, 2 और 3 जो है ना नौकर भी होने लग गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है ये डिस्टॉर्शन की है। हमारा जो बनिया है वो फैक्ट्रियों जैसा, कंपनियों जैसा उसको कम कीमत में खरीद लेता है, क्योंकि उसकी पॉकेट डीप है तो उसको वो स्टोर कर लेता है और एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करके वो उसके जो है ना ज्यादा पैसे ले लेता है। इट इज समथिंग लाइक जो हर्षद मेहता जो है शेयर मार्केट में करते थे, ऐसे ही बनिया जो है वो उसमें करता है। और जो मंडी का सिस्टम है वो तो बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है और हाईली करप्ट सिस्टम है, जहां पे हर कोई पैसा खाने के लिए लगा हुआ है। लिहाजा किसानों को मंडी से मुक्ति मिल जाएगी, किसानों को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के तीनों ऑर्डिनेंस से मुक्ति मिल जाएगी, बीच में कोई कंपनी नहीं रहेगी और उसे इंडिया में MSP की दुगने रेट पर और या तिगने रेट पर और विदेशों में 10 गुना और 100 गुना रेट पे भी हम अपना अमृत तुल्य माल को बेच पाएंगे और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। आज जो विश्व जो है चारों तरफ विषाक्त से घिरा हुआ है, विषाक्त विचारों से घिरा है, विषाक्त खाद्यान्नों से घिरा हुआ है, वो उसको ओबेसिटी हो रही है, उसको ढेर सारी डिसीजेज हो रही हैं, उसके जो है उसको डिप्रेशन आ रहा है। तो इन सब चीजों से, कैंसर से, ऑटोनोमस डिसीजेज से, सबसे मुक्ति मिलने वाला यदि उसको खाद्यान्न मिलेगा तो वो लाइन लगा के 10 गुने से लेके 20 गुना और 100 गुना तक भी कीमत बहुत खुशी से देगा। और वो जो है ना डायरेक्टली इट विल बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर, बिकॉज जो बीच में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वॉलंटियर्स, they would be getting the only the due remuneration to them.
तो ये दिस विल बी ए वेरी पावरफुल मॉडल, जहां पर कि सैपलिंग तैयार करने वाला सैपलिंग को तैयार करेगा, जो गाय की जो है ना हाई क्वालिटी ब्रीड्स तैयार करना है देसी गांव की, वो तैयार करेगा। इट विल यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें कि सॉर्टेड स्पर्म का यूज किया जाएगा। इट विल क्रिएट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच विल बी यूजिंग अर्थवार्म फॉर फॉरेस्ट रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू। इट विल बी यूजिंग रिच माइक्रोब्स। और इसके बाद भी वो सॉइल यदि किसी पर्टिकुलर माइक्रो इंग्रेडिएंट की कमी रहती है जो कि माइक्रोब से पूरी नहीं हो पा रही है, तो इवन दोज काइंड ऑफ द एडिशंस कुड बी मेड। पानी में मिनरल वाटर की बोतल में यदि आप कुछ मिनरल्स डाल सकते हैं, तो हम खाद में कुछ मिनरल्स क्यों नहीं डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो डिफिशियंसी है वी कैन टेक केयर। तो हम एक ज्वाइंट वेंचर के तहत एक अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। खेत में गाय गौशाला के लिए इसी ज्वाइंट वेंचर के तहत जिसको शेड बनाना है वो शेड लगा देगा, जो शेड लगाएगा उसको उसी समय रिवार्ड मनी मिलेगी, जिसको वो चाहे तो क्लिक ऑफ बटन पे अपने बैंक में रुपी में कन्वर्ट कर सकता है। और ये हमारा बहुत जोर से मानना है कि उसे रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवार्ड मनी वुड बी मोर कॉस्टली मनी, मोर पावरफुल मनी, विच विल ब्रिंग मोर बेनिफिट। तो यदि आप उसको रिवार्ड पॉइंट को बतौर रिवार्ड पॉइंट यूज करते हैं, तो हमें एक्सटर्नल करेंसी पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हमें आपसे फंड नहीं चाहिए होगा। इट विल बी फंड फ्री जो है ना सिस्टम, राइट। और जो है चूंकि लोग जो है ना उसको इनकेस ना करें, इसलिए उसमें थोड़ी सी ज्यादा हम रिडेम्पशन फीस रखेंगे 10% की। अब जो लोग बाहर के हैं जो कि आपके रिवार्ड पॉइंट से जुड़े नहीं हैं, क्या उन्हें इस अमृत का फायदा नहीं मिलेगा? तो सिस्टम ने रखा है कि वो उसी ऐप के माध्यम से रिवार्ड पॉइंट खरीद सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द 1% ट्रांजेक्शन फीस। इसका मतलब है कि आप 100 रुपए में 99 पॉइंट्स आपको खरीदने पे मिल जाएंगे, और 100 रुपए से जो चीज मिलती है वो 90 पॉइंट में मिल जाएगी, तो आपको 9% का बेनिफिट होगा। सो द रुपी जो है ना, इंस्टेड ऑफ रुपी पीपल विल प्रिफर द रिवार्ड पॉइंट। और रिवार्ड पॉइंट यदि आप जो है ना सीएफबी के उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कराएंगे, तो जो भी एसबीआई इंटरेस्ट देगी, हम जो है अपने रिवार्ड पॉइंट पे उससे 1% का ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। एंड एट द क्लिक ऑफ द बटन दैट इज रिडीमेबल इन रुपी, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू पे द रिडेम्पशन फीस, which we are deliberately doing it at 10%। और इसमें जिन लोगों की बहुत ज्यादा शक्ति लग रही है, जिनका श्रम लग रहा है, जो मशीन, हालांकि श्रम को जो है बहुत ज्यादा हद तक हम मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि युवाओं में शक्ति नहीं है, युवाओं के शरीर खराब हो गए हैं, तो हम ओवर द पीरियड योगा और बाकी चीजों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे, उनके भोजन से भी उनका स्वास्थ्य ठीक करेंगे। बट एट द सेम टाइम उनको मिनिमम जो है ना 20,000 का रिवार्ड पॉइंट मिलना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। सो रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी फिक्स्ड इन सच ए वे कि उनको 20,000 की अर्निंग होना चाहिए। और चूंकि वो हमारे वॉलंटियर्स होंगे जिनका स्किल डेवलपमेंट हम खुद करेंगे, तो वो बहुत इफिशियंट होंगे। उनको जो मशीनें चाहिए होंगी, उन मशीनों के जो लोग हैं उनसे ज्वाइंट वेंचर करके दैट मशीन विल रीच टू देम, एंड that firm or company will get the equivalent reward point, and reward point will be much more valuable। तो जिनको वो reward point देगा, क्योंकि reward point की वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 1.2 टाइम्स, तो जो है ना उसको 20% का फायदा तो सीधे सीधे हो गया। और चूंकि जिनका श्रम लग रहा है उन वॉलंटियर्स को आप 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो नॉर्मल जो है ना रिवार्ड पॉइंट को 10% ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन वही रिवार्ड पॉइंट यदि हमारा वॉलंटियर खर्च करेगा तो उसको जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसमें उसकी परचेजिंग कैपेसिटी विल बी वेरी हाई, एज आई हैव एक्सप्लेन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 48,000 रुपी। अब आप ये अज्यूम करिए कि गांव का हर युवा उसका स्किल डेवलपमेंट के बाद उसको जो मशीनरी चाहिए वो अपने आप उसके पास पहुंच जाए, और उसको ऑन द टॉप ऑफ इट उसको 48,000 मिले। ऐसे अबंडेंस रिच भारत को आप सोच सकते हैं क्या, जिसमें जिसको शेड लगाना है वो शेड लगा दे, शेड के ऊपर जिसको सोलर पैनल जाना है वो सोलर पैनल लगाए, जिसको फर्श बनाना है वो फर्श बनाए, फर्श का जो है ना इंक्लिनेशन उनको फर्स्ट क्लास होगा, उसके बगल में जो नाली होगी उसको फर्स्ट क्लास ग्रिल रहेगी,
वहां पर जो है वो यंत्र लगाए जाएंगे जिसमें वेद के जो है ना मंत्र चलेंगे, और उसमें कब बांसुरी बजेगी, कब मंत्र चलेंगे, वो सब जो है ना ऑलरेडी पहले से सिंक्रोनाइज होगा। उसमें वैदिक हवन होगा। रोटेशन के आधार पर इन गांवों को एक एक या दो या पांच गायों को डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड दे विल बी अवेलेबल फॉर पूजा। तो एक टोकन प्राइस पे आप उनकी पूजा कर पाएंगे। टोकन प्राइस पे जो है ना आप उन्हें चारा खिला पाएंगे। टोकन प्राइस पे आप उनको हक कर पाएंगे, क्योंकि जो गाय के साथ ज्यादा समय बिताएगा उसको डिप्रेशन से लेके ढेर सारी चीजें जो है ना उसको फायदा मिलता है। तो इवन दीज मॉडल विल बी मेड अवेलेबल ओवर देयर। इन जो गाय हैं इनको करने के लिए उनको बहुत ही स्मार्ट ब्रीडर सिस्टम रहेगा। बहुत जो हमारे सैपलिंग्स रहेंगी वो भी बहुत स्मार्ट और बहुत हाई क्वालिटी की जो है ना वो सैपलिंग्स रहेंगी, एंड इट विल टेक केयर ऑफ द होल रेंज। सो हम जो है सीड प्रिजर्वेशन, सीड की जेनेटिक वैरायटी का मैनेजमेंट, उन सब लोगों से भी टाई अप रखेंगे, जिससे कि हर वैरायटी को हम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में लेके आए, और लोग और डिपेंडिंग अपॉन जो है उसकी क्वालिटी के आधार पर पीपल विल बी इन पोजीशन टू परचेज द क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी वो उनको अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने ऐप से मिल जाएगा। दे कैन चूज एवरीथिंग वेयर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज गारंटेड। दिस इज द CFB मॉडल फॉर ए जर्नी फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस। It is a model in which all middlemen will be removed. It is a model where that skill development will be done. It is a model where that every worker, every volunteer will be getting 48,000 rupees equivalent salary. बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स को भी इतनी सैलरी आज के दिन में नहीं मिल रही है। हमारा नॉर्मल वॉलंटियर जो कि सिर्फ जाके जमीन पे गड्ढे खोदेगा, मशीन का यूज करते हुए, वो भी हाथों से नहीं खोदना पड़ेगा, उसको 48,000 की इक्विवेलेंट मनी मिलेगी। नाउ इट विल बी गवर्न ऑन अबंडेंस, और इसमें किसी का कोई चीज नहीं, नेचर के अबंडेंस का फार्मूला यूज किया जा रहा है। और जो धन है वो स्कैर्सिटी हमने क्रिएट की, तो हमने धन को ही रिडंडेंट बना दिया। तो एक तरफ हम अबंडेंस ला रहे हैं और दूसरी तरफ धन को रिडंडेंट बना दे रहे हैं, और सभी लोगों का जिस प्रोपोर्शनेट में सम्मिश्रण चाहिए फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ इन द नेचर, दैट विल बी डन। और जब हम ये वेल्थ वाला जो है ना मॉडल लाएंगे, लोगों के जो है पेट जो भरे हुए होंगे, तो उन्हें धर्म के आधार पर, उन्हें जाति के आधार पर, उन्हें जो है ना फ्रीबी के आधार पर, उन्हें जो है दारू के बांट के या पैसे बांट के या साड़ी बांट के उन्हें नहीं खरीदा जा सकेगा। क्राइम फ्री भारत इज कमिटेड टू ब्रिंग एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। आई एम हैविंग ए फुल मॉडल। आगे चल के चुनाव में खर्च जीरो होगा। जब चुनाव में खर्च जीरो होगा तो थ्योरेटिकली पूरी पॉपुलेशन खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम मेरिट लेके आएंगे, एंड देयर विल बी द वेरियस स्कैनर व्हिच विल बी मेरिट बेस्ड। तो हम पॉलिटिक्स में केवल क्रिमिनल फ्री नहीं रखेंगे, बल्कि मेरिट अबंडेंस वाला लेके आएंगे। जो मेरिट में हाई होगा, ऐसे 5 लोग जो है वो ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी मेरिट कम डेमोक्रेसी। चुनाव में पब्लिक के वो ही जाएगा जो मेरिट में क्वालिफाई करेगा। तो जैसे अभी यूपीएससी ने इंटरफेरेंस को कम करने के लिए डीजी के लिए पैनल बनाई है, ऐसे ही चुनाव के लिए सिस्टम विल हैव द मेरिट बेस्ड जो है ना एग्जामिनेशन सिस्टम, मेरिट बेस्ड सिस्टम, सो दैट द ओनली डिजर्विंग पीपल विल रीच ओवर देयर। और हम उसमें उसके पॉइंटर्स रख सकते हैं, जिससे कि अभी जो है ना जैसा हो रहा है कि नेता का लड़का जो है ना वो नेता बन रहा है, पहली बार चुनाव होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। लोग बात अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने लड़के को भावी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने लग जाते हैं। और हम लोग इतने चाटुकार हैं और यही हमने सीखा है, तो हम उनको जो है ना बच्चे को भी जो है ना मुख्यमंत्री बनने के पहले ही उसे मुख्यमंत्री मानने लग जाते हैं। ऐसे चाटुकार संस्कारों से हम जो है ना वो है, प्रोबेबली हम जो है देश की राजनीति को भी पॉजिटिव ढंग से प्रभावित कर पाएंगे। हमें जो है ये चोर जो है, क्रिमिनल जो है नेताओं की जरूरत नहीं होगी। हम केवल जो है एंट्री के समय अकेला जो है ना मेरिट नहीं लेंगे, बल्कि उसमें आगे चल के एक क्वालिफिकेशन ये भी हो जाएगी कि जब आप मंत्री बन गए, जब आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए, व्हाट हैव यू डन इन योर विधानसभा।
यदि आपने विधानसभा में अपने परफॉर्मेंस से, अपने वैल्यू एडिशन से यदि मिनिमम मार्क प्राप्त नहीं किए तो आप मेरिट में आने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे. So we will be in position to improve the qualitative debates in parliament. We will be in position to bring the meritocracy in democracy, and we will be in position to जो है ना create a भारत, जो वैदिक भारत जो है वो यहाँ वहाँ इसलिए पैदा हो पाएगा कि फिर मेरिट का जो है बोलबाला होगा, और जो मेरिट होगी वो सर्वहिताय के लिए होगी. तो किसी के डिप्रिवेशन पे नहीं है, वो मेरिट एक्सप्लॉइटेशन पे काम नहीं करेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने जो है ना उसके दिमाग में अच्छी चीज आ गई और उसने पेटेंट करा के वो करोड़पति बन गया रातों रात. ये धंधे नहीं चलेंगे. The abundance will be created by the model and it will be distributed, and even the non-availability of the fund will not be an restriction in bringing this model on the ground. क्योंकि पैसा तो हमें सिर्फ तभी चाहिए जब कोई रिडीम करना चाहता है, राइट? तो हमारे पास इतना पैसा, इतनी एसेट ऑलरेडी जनरेटेड होगी. इस एसेट के अगेंस्ट यदि हमें टेम्परेरी जो है ना लोन लेना पड़ेगा, जो कहते हैं एक दिन का लोन जो है ना लेता है, तो यदि आज हमें 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो 1000 करोड़ का लोन हम बैंक से ले लेंगे. यदि हम उतने, जब तक हमारे रिवार्ड जो है पॉइंट्स उतने आ जाते हैं, उसका जो है ना उसके इक्विवेलेंट मनी को हम जो है तत्काल जमा कर देंगे. तो जो फाइनेंशियल स्केर्सिटी के कारण हमारी योजना ठीक से काम नहीं होती. हमारे जो ब्यूरोक्रेट बैठ के योजनाएं बनाते हैं वो कहते हैं पहले 3 साल आप चला लीजिए, इसके बाद हमें दीजिए तो हम आपको इतना सब्सिडी दे देंगे. अरे 3 साल चला लेंगे तो फिर आपकी सब्सिडी की जरूरत क्या है? सो वी विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स की जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं. हमारा सीएफ भी उनको अडॉप्ट करेगा, उनकी पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेगा, और टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज अल्टीमेटली सरकार की जो योजना है वो हमारे ही टैक्स मनी से है. सो वी आर हैविंग द फुल राइट टू मेक यूज ऑफ दैट दोज योजना. तो उन सब योजनाओं को की पेपर कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने की जिम्मेवारी वैकेंट इंजन की और क्राइम फ्री भारत की रहेगी. और वो भी जो है ना हमारे साथ बहुत सारे लॉयर्स और CAs and everybody would be there. And किसी से मुफ्त में काम नहीं कराया जाएगा. Whatever work they will be doing, they will be getting instantaneous revenue stream for that, and which is redeemable at that point of the time of their own liking. और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में लोग उसे रिडीम नहीं कराएंगे for very simple reason, because having the reward money is a better जो है ना option for the growth of their own reward point, and for even purchasing Amrit from that, because it will be having the discount of the 10%. So I presume that people जो है instead of purchasing from rupee directly, they will purchase the reward point first, and then they will try to purchase from the reward point, because if they are purchasing through the reward point, it will be having the discount of the 10%. So straightway when you are purchasing the reward point by paying money through your own app, because उसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं जाना है, your app would be good enough to you can purchase it. So when you are purchasing, equivalent calculated जो है ना reward point will go to your खाता, and you will be it will be directly deducted from your bank account. So it will be absolutely easy and a बहुत ही powerful system रहेगा. Now मैं ये चाहूंगा कि इस सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है. हमारा क्राइम फ्री भारत जो है ना इज ट्राइंग टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी तपस्वी जिसने हर फील्ड में काम किया हो, चाहे उसने जो है ना हॉर्टिकल्चर के सैपलिंग के लिए काम किया हो, या मेडिसिनल प्लांट्स के लिए किया हो, या जो है फॉडर के लिए किया हो, बीज के लिए किया हो, सीरियल्स के लिए किया हो, काउ ब्रीडिंग के लिए किया हो, या मशीनरी के लिए किया हो, सेट्स के लिए किया हो, सोलर पैनल के लिए किया हो. तो ऐसा जो है ना यूनिफाइड सिस्टम बाय जो है क्राइम फ्री भारत एग्रेसिवली अप्रोचिंग द पीपल, जिन्होंने तपस्या करके ऐसी कंपनियां खड़ी की हैं, ऐसी फर्म्स खड़ी की हैं, ऐसी साइंस इक्विपमेंट डेवलप किए हैं, और जो इक्विपमेंट डेवलप नहीं हुए हैं, CFB will facilitate creativity and innovation and will make it happen on the ground. So CFB will become almost the solution for everything, and we will make use of the government की जहां-जहां जो-जो योजनाएं हैं
उनको बारीकी से हम अध्ययन करेंगे और उनको पूरी तरह से जो है ना CFB में जो है ना इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली शासन जो भी योजनाएं बनाया है आपके लाभ के लिए, दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन जो है टैक्स मनी. So we are having the full right to take advantage of it. So we will not be fooled. We will be taking this advantage. At the same time, we will take away all negative things. Mr. Vijayan, आप मुझे बताइए कि इसमें आपको कुछ कंसर्न समझ में आ रहे हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा चीज लग रहा है कि जो कि बेसिकली यू फील कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपके दिमाग में कुछ संशय आ रहे हैं. Am I audible? तो या यू आर ऑडिबल. आपको ये पूरी योजना सुन के कैसा लगा? मैं पढ़ रहा हूँ. आपको ये योजना सुन के कैसा लगा? हेलो. या यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड. मुझे लगता है एक बार मुझे फिर निकल के फिर आना. अच्छा, अभी जब तक विजय जी गए हैं, मैं इस इंटरवीनिंग पीरियड का उपयोग करते हुए सभी जो है विधाओं की उन तपस्वियों से प्रार्थना करता हूं कि वो जो है कृपया हमसे जुड़े. आप जो है हमको जो तपस्वी लोग हैं वो हमारा मोबाइल नंबर है 9425606040. इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है. आप अपनी विलिंगनेस, अपनी तपस्या का डिटेल भेजिए. हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा बनाएंगे और हम लोग मिलके इस भारत को स्केर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाएंगे. चूंकि मिस्टर विजयन मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं, लिहाजा मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी योजना को सुन के उन्हें कैसा लगा, क्या उनके क्या कंसर्न है, आपको कहीं कोई वीकनेस समझ में आ रही है तो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि इस चर्चा के माध्यम से हम जनता तक वो पॉइंट पहुंचा पाए जो शायद उन लोगों के दिमाग में भी हो. जी, आपने 2-3 विषय कहे हैं. एक तो आपने, जब मैंने जल वाला विषय का, आपने कहा उस पर एक रिसर्च की आवश्यकता है. तो हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च पेपर हैं. हमने बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हमारी टेक्नोलॉजी को मानने लगे कि वैदिक टेक्नोलॉजी से हम वाटर बॉडीज को ट्रीट करेंगे. ऐसा DDA है, पंजाब वाटर मिस्टर बोर्ड है. इसको आप शेयर करिए. हम इस पे डेडिकेटेड एक सेशन रखेंगे और उसमें वी विल कम आउट. सिर्फ 1 मिनट के लिए कह रहा हूं. जस्ट ए मिनट. वी विल कम आउट दैट हाउ इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द CFB. किसी की भी तपस्या, किसी क्या भी है, फील्ड अभी में आपने कहा कि हम मनी को रिडेंडेंट बना देंगे. ये बहुत जरूरी चीज है. पहले तो मनी क्या है ये हमें समझाना पड़ेगा, और रिडेंडेंट बनाना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि मनी है क्या. वो मनी को सिर्फ हार्ड कैश मानते हैं. ये मनी एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट घूम रहा है सारा. तो हमें, वो हो सकता है सामान्य लोगों का विषय ना हो, लेकिन वो जो उस विषय को करने जा रहे हैं उन लोगों को जरूर जानकारी देनी पड़ेगी कि पैसा एक्चुअल में है क्या. हमने पैसे का इतना हवा कैसे क्रिएट कर दिया कि हर आदमी उसके पीछे भाग रहा है. तो ये विषय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समझना चाहूंगा आपसे अलग अलग समय पर. और दूसरा ये है कि आपने कहा कि इसमें हम एक सेशन केवल इसी के ऊपर रखेंगे कि हाउ दिस विल बी मेकिंग दैट मनी रिडंडेंट एंड हाउ इट विल बी हेल्पिंग इन क्रिएटिंग scarcity to abundance with the participation of each and everybody. जो स्टील बना रहा है वो भी हमारा पार्टनर होगा, जो खाद बना रहा है, जो सेट बना रहा है, जो टीन बना रहा है, जो मशीन बना रहा है, जो इक्विपमेंट बना रहा है, everybody will be the partner and it will be under the legal instrument of the joint venture. हम जो है कुछ एंटिटी वो भी बनाएंगे जो कि नियमों के हिसाब से शासन के का लाभ लेने के लिए. तो CFB would be creating those entity also which are required to be there just to take advantage of the various schemes of the government of India or state government. तो हम वो भी पूरा एडवांटेज कि अपने को ह्यूमन नेटवर्क अपने पास अबंडेंस में है. लगभग हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सकते हैं. इतना अपने पास लोग हैं ना केवल पहुंच सकते हैं. देखिए, इसमें एक चीज समझना पड़ेगा, जो आप ह्यूमन एलिमेंट कह रहे हो आज की डेट में वो कचरा एलिमेंट है.
ना उसमें नहीं नहीं, वो शारीरिक हम शक्ति डिजिटल बची। करके भी पहुंच जाएंगे, डिजिटल जस्ट से भी पहुंचेंगे। जस्ट आज की डेट में ना जी तो उसमें शारीरिक क्षमता बची है, ना उसके जो है ना वैचारिक क्षमता बची हुई है। तो हम उसको एक सोने में परिवर्तित करेंगे, हम उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम उसको एक बहुत जी हेल्दी रूटीन देंगे, हम उसको हर चीज अमृत तुल्य देंगे। तो अमृत तुल्य चीजें खाने का जो है, सिर्फ बड़े लोगों के जिनके रईस हैं वही फल खाएंगे ऐसा नहीं होगा। वो फल भी खाएंगे, जी वो जो है शहद भी लेंगे, उनका जो है ना पूरा बैलेंस जो है ना डाइट रहेगा, उनकी बैलेंस दिनचर्या रहेगी, और वो एक आनंद की जी श्रेणी में रहेंगे। तो ना केवल जो है ना हम युवाओं को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको चीजें 50% डिस्काउंट पे दी जाएगी, तो उनको तो वो एकदम और भी सस्ती पड़ जाएगी, और वो उनको कंज्यूम करने के लिए सरकार का जो है ना 1 रुपए का दाल चावल नहीं चाहिए होगा। देखें जो है ना, क्योंकि दाल चावल बचा हुआ बेकार सड़ा हुआ दाल चावल खरीदने की बजाय वो A+ क्वालिटी का जो है अमृत तुल्य जो है ना दाल वो खरीदेंगे। इस तरीके का सिस्टम रहेगा। जी जी इसमें द परचेज बाय द गवर्नमेंट विल बी मेड रिडंडेंट, बिकॉज किसान जो है ना सरकार को बेचेगा ही नहीं। सरकार की MSP पे क्यों बेचेंगे? उसके दोगुना कीमत में हम सीधे कंज्यूमर को क्यों नहीं बेचेंगे? तो आपकी मंडी सब रिडंडेंट हो जाएंगी। जी आपके जो व्यापारी हैं, जो कि अभी जो है ना सस्ते में खरीद के उसको गोडाउन में लॉक करके स्केर्सिटी क्रिएट करके जो दुगना और तिगना पैसा कमा रहे हैं, उनको दूसरी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। दे हैव टू बिकम पार्टनर इन प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट, पार्टनर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। जी। सो दे दूसरा आपने उनको कहा अपने कि विचार। अपने को इसमें तपस्वियों की जरूरत है, एक्सपर्ट्स की। वो अपने पास मुझे लगता है पूरे भारत में लगभग अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, और भी उनको डबल ट्रिपल जितना भी टाइम्स देखिए, बढ़ाना है बढ़ाया जा सकता एक्चुअली में एक्सपर्ट के साथ प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी उनकी ईगो होती है। है। जी जैसे कि एक ईमानदार और अच्छा आदमी है, वो सोचता है कि मैं किसी को क्यों तेल लगाऊं। यही समस्या जो है ना हमारे तपस्वियों की है। उनको लगा है हम तो तपस्या कर रहे हैं, हम तो जो है ना अपना जो है जिस फील्ड को भी हमने चुना है अपना पूरा सब कुछ दे रहे हैं, मैं किसी के पास क्यों जाऊं? तो मैं अब इसके लिए मैं इस जरूर पे एक ऐड करना चाहूंगा। देखिए एक मेरी एक मिनट एक मेरी एक मिनट है। मैं पहले से थोड़ा कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद आप कहिए। जी जी मेरा इसमें कहना ये है कि हम जी उनकी सूची बनाएं, और वो हमारे पास बिल्कुल ना आए, हम उनके पास ठीक है। हाथ जोड़ के जाएं कि आपका जीवन एक तपस्या है। हम आपके तपस्या को एक प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करके ज्वाइंट वेंचर के तहत मुफ्त में जो है ना जहां पहुंचा देंगे, और एक अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद करेंगे। तो जो ये जी तपस्वी लोग हैं जो कि अभी मार्जिनलाइज हो गए हैं, जो कि एनोनिमिटी में जिंदगी जी रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल बन जाएंगे। और जी फिर ये जो है ना चोर नेता क्यों बनेंगे? फिर इन्हीं रोल मॉडल को जो है उनके फील्ड का जो है विभाग दिया जाएगा, उनको उनको जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा। वो जो है ना हमारे मंत्री होंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो हमारे जो है प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे चीज होंगे, जिनकी जी दिमाग और तपस्या से जो है हम एक अबंडेंट भारत पैदा कर पाएंगे। जी आज के नेताओं ने तो जो है हमको जातियों में बांट दिया है। पहले देखिए गांव में कितने आराम से लोग बाग रहते थे। मैं गांव का रहने वाला हूं। वहां पे इतनी अच्छी जो है ना प्रथाएं थी कि गांव का यदि किसी भी जाति का यदि दामाद आया है तो उसको गांव दामाद कहा जाता था, उससे जाति का जी कोई बंधन नहीं था। हमने वहां पे पॉलिटिक्स ले आई है, भाजपा कांग्रेस ये सब में बांट दिया है। हमने वहां पे गंद बांट दी है, और जो गंदगी जी हमारी ऊपर थी वही गंदगी हमने अपने 3 टियर जो है ना पंचायती राज में ला दी है। आज आप ये देखिए कि एक बार कोई सरपंच बन जाता है, वो रातों रात जो है ना मालो माल हो जाता है, वो बोलेरो और जाने कौन सी गाड़ियों में घूमता है, और वो ढेर सारा पैसा जो है ना चुनाव चंदा में देने लग जाता है। तो जो गंद जो है ना नेताओं ने राज्य में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट में क्रिएट की है, वो गंद जो है ना इन्होंने नीचे उतार दी है। वो गंद जो जी है ना शहरों में उतर गई है, वो गंद गांव में उतर गई है। क्राइम फ्री भारत इस देश को उस गंद से ऊपर ले जाएगा। जी। तो आप जो कह रहे थे उसके ऊपर दोबारा बोलिए आप, कि इन नहीं, विद्वानों का जिनकी मेरा जिंदगी ऐसा अपने कहना आप में है कि देखिए नहीं, मैं अपने आप जस्ट को। जस्ट 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 मिनट, ऐसे जी तपस्वी जिनकी जिंदगी अपने आप में एक रोल मॉडल है, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूं, और एक व्यक्ति को जानना संभव भी नहीं है।
तो हम अपने जी पूरे नेटवर्क से इन लोगों की सूची बनाएं, इनके क्या काम हुए हैं उनका एक वोट तैयार करें, इनको जो है इनसे बात करें, इन्हें अपने सेशंस में बुलाएं, इनके तजर्बे को प्रोडक्ट और सर्विस और ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से ज्ञान बांट के नहीं। आई एम अगेंस्ट द ज्ञान, नॉलेज बांटना तो जो है ना कि मैं बहुत ही अगेंस्ट हूं, क्योंकि नॉलेज की जब आप बात करते हो तो उसमें पात्रता आ जाती है। तो पात्र जो है, पहले तो हम पात्र ही नहीं है बहुत सारे लोग, और जो पात्र हैं वो भरे जी हुए पात्र हैं। तो भरे हुए पात्र जी में यदि आप कोई भी चीज डालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो हमें जो है अपने वॉलंटियर्स को जो है वो पात्रता देते हुए, वो ज्ञान देते हुए, वो टेक्नोलॉजी देते हुए ज्वाइंट वेंचर के तहत बिना कुछ चार्ज किए वो काम करेंगे और उनको रिवार्ड मनी मिल जाएगी। एंड दैट रिवार्ड मनी विल परचेज एवरीथिंग फॉर देम, दैट आई हैव एक्सप्लेन कि 48,000 के बराबर उनको जी वैल्यू मिलेगी, और जो थोड़ा सा हायर काम करेगा उसको 48,000 से भी ऊपर मिलेगी। तो उस तरीके का जो है एक रोल मॉडल उसमें रहेगा। तो आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि उन तपस्वियों को, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड के हों, चाहे फैक्ट्री के फील्ड के हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड के हों, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल के फील्ड के हों, चाहे वो पैकेजिंग के फील्ड के हों, जी किसान तो होंगे ही होंगे, इन सबको लेके एक ज्वाइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट से हम जो है किसानों को माला माल कर देंगे, और उसे किसी बीच में कोई ना कंपनी होगी ना परचेजर होगा, इट विल बी ए डायरेक्ट बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। एंड आज जो जी कंज्यूमर जिस रेट पे खरीद रहा है उससे संभवतः आधी दर पे उसे जो है ना वो चीज मिलेगी बेस्ट क्वालिटी की, वो भी अमृत तुल्य मिलेगी। और एट द सेम टाइम किसानों को जो अभी पे वो बेच रहा है उससे दुगने कीमत पे, डबल ऑफ द एमएसपी वो बेच पाएगा। और जो वर्तमान जो कुतंत्र तंत्र है मंडी से लेके जी हर चीज का, वो सब रिडंडेंट हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत अच्छा है ये। और मैंने कहा जैसे अपने पास नहीं नहीं, अब हम आपको ये लोग। बताना है कि व्हाट विल बी योर रोल इन आइडेंटिफाइंग दोस तपस्वी ऑफ द ऑल फील्ड। क्या नहीं नहीं, आप अपने उसमें नेटवर्क उसमें का, क्या आइडेंटिफाई तो आप ठीक है, जस्ट देखिए मिनट जस्ट वो मिनट, तो एक। क्या आप अपने नेटवर्क का नोट कर से उन लोगों के नाम फिल्टर करेंगे? क्या उनके काम के बारे में अपने वो डेवलप कर सकते हैं? देन कैन वी जी प्रोसीड के उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम चर्चा में लाएं, जिन्हें हमें अपने जो है ना कोर बॉडी का हिस्सा बनाएं, जिससे कि जो ज्ञान मेरे पास नहीं है उस ज्ञान को भी जो है सर्विसेज और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से लेट इट बी अवेलेबल टू द एवरीबडी, टू द फार्मर, टू द volunteers and to the consumer, to the public at large of India and of globe। इंडिया जी के लोगों को जो है वो 5 गुना सस्ती कीमत पे मिलेगा। हमारे जो विदेश के भाई हैं जब वो वहां आते हैं तो फॉरेन का जो उनका टिकट की वैल्यू अलग होती है, तो उन्हें यदि भारतीय जो है ना सामान जो कि अमृत तुल्य है वो खरीदना है तो वो 10 गुने कीमत पे तो खरीदने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो। और हम तो ये कह रहे हैं कि लाइन लगेगी। जैसे हमने अपनी वैक्सीन बांटी तो लोगों ने को बड़ा लोगों ने महसूस किया कि हमने उनके ऊपर कोई उपकार किया है। तो जब हमारा खाद्यान्न, जब हमारा दूध, जब हमारा घी, जब हमारा शहद जाएगा, वो मेडिसिनल वैल्यू के साथ जाएगा, वो अमृत तुल्य वैल्यू के साथ जाएगा। पीपल विल बी लाइनिंग अप टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। अब उल्टा नहीं होगा जी कि जो है ना आप लाइन लगा रहे हैं कि आपको विदेश से चीजें हो जाए। एंड क्रिएटिविटी will be in the field of the material development, software development, this development and that development. So CFV will become the hub of creativity। ठीक है। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं क्योंकि पहले से ही इस प्रकार की प्रक्रिया में हूँ कि इस प्रकार के लोगों का संकलन कर सकूं, और अच्छी मात्रा में अपने पास लोग हैं, एक्सपर्ट हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं कोई अपने आप को विशेषज्ञ नहीं मानता कभी। मैं कहता हूँ मैं वो धागा हूँ जो मेरे पास रत्न रूपी विशेषज्ञ आता है उसको पिरो लेता हूँ तुरंत। तो तो वो क्या माला मैं मेरे पास अपने पास लंबी, काफी बड़ी माला है। आपके माध्यम से उन रत्नों की एक सूची ले सकता हूँ क्या? क्या उन रत्नों के कार्यों की और जी, तपस्या का एक कोई रिपोर्ट अपन को मिल सकती है क्या? क्या हम उनसे डिलीवरेशन आपकी करके, आवाज आवाज थोड़ी सी। आप अपने उसको ऑन दोबारा ऑफ करिए, दोबारा शायद कहेंगे? आपके एंड पे प्रॉब्लम है। हम्म। आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा सा टूट के आ रही है आवाज अभी।
अब मेरे ख्याल से आपने मुझे काफी सुन लिया है। अब आपका समय है कि आप जी। समाप्त करिए और इस सेशन को हम खत्म करेंगे। नहीं, इसको एक काम करते हैं, हम दोबारा इसको करते हैं, बाकी मेरा उसमें जो भी सहयोग है पूरा रहेगा। मेरे पास जो है उस पर चर्चा कर लेंगे हम अलग से भी। और चूंकि इस विषयों पर हम लोग पहले से ही लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो काफी अपने पास होमवर्क हुआ पड़ा है काफी। तो हम उसको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और उसको आगे बढ़ाते हैं विषय, क्योंकि विश्व अपना उद्देश्य एक ही है कि भारत जो है वो इसमें अग्रणी बने, सब पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण बने। और लोग भारतीय विचार को, क्योंकि भारतीय विचार ही है जो पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। और कोई विषय अपना नहीं, इसलिए कि सिर्फ भारत का इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो एक सच्चाई भी है कि भारत का विचार ही पूरे विश्व को दिशा देगा और उसकी दिशा तय करेगा। ये प्रकृति ने तय किया है और इस सदी में तो ये होना ही होना है। तो हम सबके जो आपके प्रयास है, मुझे लगता है वो अचानक नहीं हो रहे, ये पूर्व निर्धारित है, नियति द्वारा निर्धारित है। तो हमें उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करना, जितना मिलकर करेंगे सहयोग उतनी जल्दी। मैं आपकी बात पूरी तरह से मान रहा हूं कि हम लोग जी। सिर्फ माध्यम हैं। ये विचार कहीं जी। कॉस्मिक पावर से आ रहे हैं, कहीं जी। सिद्धेश्वर गुरु महाराज के जो है ना कृपा से आ रहे हैं, जिनकी मैंने दीक्षा भी जी। ली है। और जी। जी। उनके आशीर्वाद से, जैसा आप कह रहे हैं कि जो नेचर ने और नियत ने ऑलरेडी तय करके रखा है, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि यदि हम उसके एक प्रभावी माध्यम बन सके। नहीं तो जैसा कि आपने कहा है कि यदि हम वो काम नहीं करेंगे तो वो काम कोई दूसरा करेगा, लेकिन काम तो होगा ग्राउंड पे। हाँ, तो काम होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। नियति करवा लेगी, किसी को और को श्रेय दे देगी, करा लेगी। करेक्ट, करेक्ट। श्रेय के चक्कर में मत करो, अपन जो है ना कर्म करिए। नहीं नहीं, ये हम गीता श्रेय का के ज्ञान चक्कर में है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नीति किसी और को श्रेय देगी। हमको ऐसा लगा कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, वो तो नियति ने तय कर रखा है कि परिणाम तय कर रखा है। कौन उसमें सहभागिता करेगा, कौन नहीं करेगा, ये हमारी अपनी इच्छा और नीति दोनों के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल सही। लेकिन परिणाम वो तो आना है, परिणाम वो मैं आना है। मैं एस डी विजय साहब आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने लगभग 1.5 घंटे का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। जी। तकनीकी जी। जी। प्रॉब्लम के बावजूद भी आपने इच्छा नहीं हारी और आप हमसे जुड़े रहे। आपने उन तमाम तकनीकी दिक्कतों का सामना करते हुए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और आगे चल के जी। जो जी। है आप जो है, जो तपस्वी हैं, जो रत्न हैं, उनको जो जी। है उनकी सूची बना के, उनके जी। एक डाटाबेस बना के आप शेयर करेंगे। आप लोग उनसे बात करेंगे और हम उन लोगों से जो है ना चर्चा करेंगे। और चर्चा को जो है जी। ना हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिससे कि दूसरे लोग सुन के भी हमसे जुड़ सकें। इस मंच से मैं एक बार पुनः ऐसे सभी फार्मर्स जी। को, जी। ऐसे सभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को जो ब्रीडिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, जो जी। आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन से जुड़े हुए हैं, जो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़े हुए हैं, जो माइक्रो कल्चर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का, और इवन फर्म्स का जो स्किल डेवलपमेंट में सहयोग देना चाहते हैं उनका, जो युवा हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका, और ऐसे जी। वॉलंटियर्स जो कि गांव-गांव जाके लोगों से बात करेंगे, ये बात उन तक पहुंचाएंगे, वो स्किल्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको वॉलंटियर्स के रूप में बनाएंगे और उनको वो मशीनरी और इक्विपमेंट दिया जाएगा जिससे वो काम बिना ज्यादा शारीरिक मशक्कत के वो कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए। और उन्हें वो काम ह्यूमिलिटी से तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिलिटी पे क्राइम फ्री भारत का बहुत जोर है। क्योंकि जी। हमें हमें समाज की सोच, विचारधारा और तौर तरीके को प्रभावित करना है। फैशन के नाम पे फटी हुई पैंट पहनना ये क्रिएटिविटी का परिचायक नहीं है, ये मानसिक जो है ना कुरूपता का और मानसिक जो है ना दिवालियेपन को बचाए। उसकी परिचायक है। जो जी। हमें सीरियल्स में लोग आप चीजें परोस रहे हैं, ये हमारी टीआरपी नहीं है। आप उनके, जो लोग ये लिख रहे हैं, आप उनके का जो ना अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में इसी तरीके से जो ना लिविंग जो ना रिलेशनशिप होंगे, ऐसे ही डिवाउच कैरेक्टर्स होंगे। वो खुद कंस्पायरेसी कर रहे होंगे या उनके साथ कंस्पायरेसी हो रही होगी, उनके आसपास वही वातावरण होगा, वो ड्रग्स वो ले रहे होंगे। तो वो जो है अपनी कुत्सितता हमको परोस रहे हैं। हमारी टीआरपी को वो दूषित ना करें। हमारी टीआरपी तो रामायण की टीआरपी है। हम अपने सभी क्रिएटिव और विचारक से कह रहे हैं
कि जो विभत्सता, जो नंगापन उनकी लेखनी में आ गया है, उससे दूर भगें। और जो सीरियल में भी जो आपस में जो प्रेम है, जो वो चीजें हैं, उनको जो है ना, वो फाइनल वैल्यूज जो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, उनको जोड़ने के लिए जो है वो आगे आए। विजयन जी को हम धन्यवाद देते हैं, वो टेक्निकल कारणों से विलोपित हो गए हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी तक यदि आपने क्राइम फ्री भारत को से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो क्राइम फ्री भारत को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जुड़ के ना केवल क्राइम फ्री भारत विद 5 सर्टेनिटी पैदा करेंगे, बल्कि हम स्केयरसिटी से अवेंडेंस की तरफ रिच होंगे, तरफ यात्रा करेंगे। उसके लिए हम खुद अपने मॉडल लेके आएंगे। हम जो है ऐसे सभी लोगों को जिनका जीवन तपस्या रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, उन सभी को एक सूत्र में बांध के ज्वाइंट वेंचर के तहत, लीगल एग्रीमेंट के तहत इस जो अर्थव्यवस्था है उसको धक्का दिखाते हुए हम स्केयरसिटी से अवेंडेंस की जर्नी करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप लोग जो है ना जुड़े। कुछ लोग जो है कि सूची हमारे विजयन जी बना रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे जुड़े हुए क्राइम फ्री भारत के लोगों को हमने जिम्मेवारी दी है कि वो हर क्षेत्र के उन विभूतियों को आइडेंटिफाई करें, उन तक रीच आउट करें और उन्हें अपने से जोड़ें, जिससे कि उनकी सोच, उनकी तपस्या को हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए हम अपने किसानों को और पूरे भारत भर की पॉपुलेशन को उनका ज्ञान जो है स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उन्हें जो है रिचनेस भी देंगे और उन्हें जो है अपने वोट देने के लिए किसी की फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, किसी की दारू की जरूरत नहीं होगी, किसी की साड़ियों की जरूरत नहीं होगी। उन्हें कास्ट और रिलीजन के आधार पर नहीं बांटा जा सकेगा। क्राइम फ्री भारत इज कमिटेड कि अगले उसमें जो है वो भारत की चुनाव व्यवस्था को एक्सपेंडिचर फ्री करेगा। और जब एक्सपेंडिचर फ्री कर देंगे तो फिर तो लाखों में कैंडिडेट होंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत हैज टू कम आउट विद ए मॉडल where how to identify, how to shortlist the best people out of it, and those best people, best 5 people, they will be having the right to contest in the election, and only those 5 people then they will be जो है ना, one of them will be elected। तो हमारी उसमें डेमोक्रेसी के साथ हम मेरिटोक्रेसी ला पाएंगे और जो भी एक बार इलेक्ट हो गया उसे परफॉर्म करना होगा। तो यदि वो मिनिमम परफॉर्म नहीं करेगा तो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू फाइट इलेक्शन नेक्स्ट टाइम। आओ हम अपने भारत को एक सुदृढ़ भारत के रूप में बनाएं और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। इसके लिए मिस्टर विजयन और हम अपने अन्य सभी जो है ना लोगों को जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कृपया आप सभी लोग अपनी खुद की भूमिका खोजें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप दूसरे क्या करेंगे इसकी बजाय हम इसको करने में क्या कर सकते हैं, यदि हम इस सोच के साथ जुड़ेंगे तो सोने में सुहागा का काम होगा। इसी विचारों के साथ एक बार फिर से हम डॉक्टर विजयन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरा सपोर्ट देने का कहा है, उन्होंने अपने पूरे ह्यूमन नेटवर्क को जोड़ने के लिए कहा है, वो अपनी फंड रेजिंग कैपेसिटी का भी यूज करेंगे और उनके जो धागों में जो हीरे हैं, जो रत्न हैं, उनको पहचानने में और उसे क्राइम फ्री भारत से जोड़ने में भी हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी जी, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार।